हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 दिन के समय में मोजीवे ने उन चीजों की व्यवस्था करने की कोशिश की जिन्हें घर पर खुद से करने की जरूरत थी। अगले दिन तीनों भाई भोर से पहले उठ गए, पूरी तरह से सशस्त्र और जाने के लिए तैयार। तीनों हे झिरन के स्थान से उठाए गए हजारों मील के अच्छे घोड़ों पर सवार हुए, अपने घोड़ों को चाबुक से मारा और सरपट भाग गए। इस बार मोजीवे के चले जाने के बाद वह झिरन अपने हाथ गंदे किए बिना कई काम नहीं कर सका। उदाहरण के लिए हुकान के साथ घर और फर्नीचर के बारे में कुछ विवरण संवाद करना, और उसे हर समय फसलों की वृद्धि पर भी नजर रखनी थी। थे झिरन के इस कदम से बुढ़िया माहे वास्तव में चिंतित हो गई। उसने विशेष रूप से लेनएर को पूरे दिन अपने साथ रहने के लिए बुलाया। वह झिरन जानता था कि अगर उसने लेनएर को अपने साथ नहीं जाने दिया तो बुढ़िया शायद सहज महसूस नहीं करेगी, इसलिए उसे अनिच्छा से इसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्या पता कोई दुर्घटना हो जाए। लेनएर चौकस और चौकस है और उसे मेरे साथ रखना अच्छा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और पलक झपकते ही मोजियुए और उनके भाई आधे महीने से अधिक समय के लिए यूनचेंग से दूर हो गए। भाइयों ने अपने घोड़ों को चाबुक मारी और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उन्हें इस समय तक राजधानी में पहुंच जाना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला। हालांकि वह झिरन का हर दिन व्यस्त रहता था, लेकिन जब वह रात में अकेली होती थी तो उसे अनिवार्य रूप से उसकी चिंता होती थी। उसने एक हाथ से राइस बॉल के रोएदार सिर को सहलाया और दूसरा हाथ उसके उभरे हुए पेट पर रखा और धीरे से फुसफुसाया। बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि वे पहले ही राजधानी में सुरक्षित पहुंच चुके हैं? इस समय एकमात्र व्यक्ति जो उसका उत्तर दे सकता था वह राइस बॉल था। हम। मुझे आशा है कि वे सुरक्षित और स्वस्थ वापस आएंगे। हम। राजधानी योनगान गली। रात में मोजीवे और उनके 3 भाई एक ऊंचे और मजबूत पेड़ के नीचे खड़े थे। नौवे भाई, यह वह बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसके बारे में दक्षिणी लोग बात करते थे। ऐसी स्थिति में वह यार्ड जहां वे छिपे हुए हैं वह हमारे ठीक सामने है। वहां दो बड़े भाइयों को विश्लेषण करते हुए सुनकर मोजीवे ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि लिटिल व्हाइट, जो पिंजरा ले जा रहा था, थोड़ा असहज था और इधर उधर घूमता रहता था। उसने पिंजरे को ढकने वाला काला कपड़ा हटा दिया और धीरे से पूछा, लिटिल व्हाइट, क्या तुम्हें कुछ मिला? लिटिल व्हाइट ने अपने पंखों को हल्के से 2 बार फड़फड़ाया, फिर बहुत तेज चहचहाहट नहीं निकाली। लिटिल व्हाइट के संपर्क के माध्यम से मोजीवे को पता था कि यह उसकी कही गई बात की पुष्टि कर रहा है। राजधानी में प्रवेश करने से पहले मोजीवे ने लिटिल व्हाइट को दक्षिणी लोगों से प्राप्त पस को सूंघने दिया था और गंध का पता चलते ही उसे याद दिलाने के लिए कहा था। लिटिल व्हाइट का हालिया व्यवहार स्पष्ट रूप से उसे सचेत करने के लिए था कि आसपास भी ऐसी ही गंध हो सकती है। मोजीवे ने चारों ओर देखा और अंततः उसकी नजर पेड़ों की चोटी पर एक अज्ञात जगह पर पड़ी। चांद की रोशनी में आप वहां एक पक्षी का घोंसला देख सकते हैं। यदि कोई चौकस व्यक्ति होता तो उसे पक्षी के घोंसले में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य मिल जाती। सामान्य पक्षी के घोंसले आमतौर पर मजबूत पेड़ के तनों पर बनाए जाते हैं, जबकि उस पक्षी का घोंसला पेड़ के शीर्ष पर होता है। मोजीवे ने पिंजरा पांचवें बड़े भाई को सौंप दिया, फिर किंगो का इस्तेमाल करके हल्के से छलांग लगाई और पक्षी के घोंसले के सबसे करीब पेड़ के तने पर जा गिरा। उसने जल्दबाजी में पक्षी का घोंसला नहीं हटाया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर सी मेंग आएंगे या नहीं, और एक बार जब वह यहाँ चीजें ले जाएगा तो यह अनिवार्य रूप से दूसरे के संदेह को जन्म देगा। वह बस पक्षी के घोंसले की ओर जांच कर रहा था, खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार रात का समय था और पक्षी के घोंसले के अंदर गहरा अंधेरा था। मोजीवे की दृष्टि कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। इसलिए उसने अपनी बाहों से वह मिनी टॉर्च निकाली जो उसकी पत्नी ने उसके लिए तैयार की थी। टॉर्च की रोशनी उतनी तेज नहीं थी। जब स्विच चालू किया गया तो एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देगी। थे झिरन ने मोजीवे के लिए ऐसी टॉर्च इसलिए तैयार की क्योंकि इस टॉर्च की रोशनी बहुत स्पष्ट नहीं थी। दूर से देखने पर इसे केवल एक छोटा रात्रि मोती या कुछ और ही माना जाएगा। हालांकि यह इतनी रोशनी थी, यह मोजीवे के लिए पर्याप्त थी। टॉर्च की मदद से उसने चिड़िया के घोंसले के अंदर का नजारा देखा। अंदर साफ सुथरा था, यहाँ तक घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल की गई घास भी बिना किसी गंदगी के निशान के साफ सुथरी थी। साफ था कि इस पक्षी का घोंसला प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित था।
यह पहले से ही मो जिवे की अपेक्षाओं के अनुरूप था और उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। हालांकि उनकी राय में यह बात दोषरहित नहीं हो सकती। हालांकि यह मानव निर्मित था, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी कि कोई पक्षी इसका लाभ उठाएगा और कुछ समय के लिए वहां रहेगा। इसलिए मो जिवे ने फिर से पक्षी के घोंसले के करीब जाकर उसमें हाथ डाला। इस बार सचमुच नई खोजें हुई। चिड़िया के घोंसले के शीर्ष पर एक पतला विभाजन था। यदि उसने अपना हाथ अंदर न डाला होता तो यह नग्न आंखों से अदृश्य होता। मो जिवे ने सावधानी से अपना हाथ अंदर डाला और कागज जैसी किसी चीज को छुआ। उसने कागज निकाला और टॉर्च की रोशनी में उसे देखा। उस पर छोटे शब्दों की केवल एक पंक्ति थी, पाए गए किसी भी पालतू जानवर को 9वें राजकुमार की हवेली में ले जाएं। मो जिवे ने अपनी स्याही के रंग की आंखें सिकोड़ ली, फिर नोट को उसकी मूल जगह पर रख दिया और पेड़ से कूद गया। 9वें भाई, क्या हो रहा है? 7वें बड़े भाई ने पूछा। चिड़िया के घोंसले में एक नोट था जिसमें लिखा था, कोई भी पालतू जानवर मिले उसे 9वें राजकुमार की हवेली में ले जाओ। क्या 9वें राजकुमार की हवेली? 5वां बड़ा भाई और 7वां बड़ा भाई समान रूप से अविश्वासी थे। 9वें राजकुमार की बात करें तो मो भाई अजनबी नहीं थे। 9वां राजकुमार दाशुन का एकमात्र राजकुमार था जो सम्राट शुनवु की ही पीढ़ी का था। वह सम्राट शुनवु का पालक भाई भी था। वह उस समय के वर्तमान राजकुमार रुई के समान थे। उन्होंने कभी भी अदालत के संघर्षों में भाग नहीं लिया। इसलिए उन्होंने सम्राट शुनवु के कई संदेह दूर कर दिए। चूंकि वे भाई थे, सम्राट शुनवु ने उसे नहीं मारा बल्कि उसे 9वें राजकुमार की उपाधि दी और उसे राजधानी में रहने दिया। 9वां राजकुमार आमतौर पर संयमित जीवन जीता था। यहां तक कि जब दरबार में उथल पुथल मची थी तब भी वह कहीं नजर नहीं आए। सम्राट शुनवु के मन में भी उनके प्रति कुछ भ्रातृ भावना थी। आमतौर पर उनके द्वारा दिया जाने वाला वजीफा 9वें राजकुमार के लिए विलासिता और आराम का जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता था। अभी नोट को मूल रूप से श्री सी मेंग द्वारा लिखा गया माना जा सकता है। भाइयों को यह उम्मीद नहीं थी कि 9वां राजकुमार, जो आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता था, वास्तव में श्री सी मेंग के साथ मिलीभगत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दाशुन को जल्द ही एक खूनी तूफान का सामना करना पड़ेगा। मो भाइयों के लिए यह बहुत अप्रत्याशित था। बेशक वे अपने दिलों में स्पष्ट रूप से जानते थे कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। 9वें भाई, क्या हमें किसी को ढूंढने के लिए 9वें राजकुमार की हवेली में जाने की योजना बनानी चाहिए? 5वें बड़े भाई ने पूछा। हालांकि 9वां राजकुमार सतही तौर पर दुनिया से अलग दिखता था, आखिरकार वह अभी भी एक राजकुमार था। उसकी हवेली में पहरा सख्त होना चाहिए। यदि वे किसी की तलाश में वहां जाना चाहते थे तो उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता था। हमें 9वें राजकुमार की हवेली में जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा तभी करना होगा जब हमें यकीन हो कि हम सफल हो सकते हैं। अगर हम लापरवाही से वहां जाते हैं और सांप को चौंका देते हैं जिससे वह भाग जाता है, तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। मो जिवे ने विश्लेषण किया। छठे बड़े भाई ने भी दोहराया, यह सही है। सुराग पाना कठिन था। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। मो जिवे ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने 5वें बड़े भाई के हाथ में पिंजरे को देखा। उसने पिंजरा उठाया और काले कपड़े का आवरण उठा लिया। जियाओबाई, सफलता तुम पर निर्भर करती है, मास्टर ने कहा। जियाओबाई को मास्टर की बातें समझ में आ गईं और उसने धीरे से जवाब दिया। 5वें बड़े भाई और छठे बड़े भाई को 9वें छोटे भाई की हरकतें समझ नहीं आईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जियाओबाई की प्रतिक्रिया महज एक कॉल थी। उन्हें इस बात पर और भी संदेह था कि जियाओबाई, जो मूल रूप से श्री सी मेन का प्रिय पालतू जानवर था, केवल फैन तुवान द्वारा वश में किए जाने से 9वें छोटे भाई की साथी बन सकती है। आखिरकार जियाओबाई ने श्री सी मेन के साथ अधिक समय बिताया था, और यदि वे मूल मालिक से मिलते तो संभावना थी कि जियाओबाई उन्हें फिर से मालिक के रूप में पहचान लेती। मो जिवे अपने दो बड़े भाइयों के मन में चल रही चिंताओं से अनजान थे। इस समय वह समय की गणना कर रहा था। वे तेज घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए और आधे महीने तक खुद को आगे बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिम से राजधानी शहर की ओर दौड़े थे। यदि दक्षिणी सीमा से वे दो व्यक्ति सफलतापूर्वक उत्तर पश्चिम में आ गए और जियाओबाई को ढूंढ लिया तो वे निस्संदेह सबसे तेज गति से राजधानी शहर में वापस आ जाएंगे। बेशक मो जिवे कम से कम संभव समय के लिए गणना कर रहा था। भले ही दक्षिणी सीमा से वे दो व्यक्ति उत्तर पश्चिम में पहुंच गए, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि वे तुरंत जियाओबाई को ढूंढ पाएंगे। इसलिए उसने समय को थोड़ा और विलंबित करने की योजना बनाई ताकि संदेह पैदा न हो। 5वें बड़े भाई, छठे बड़े भाई, आइए इन कुछ दिनों में अपने कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दें। हम 9वें राजकुमार के निवास पर बसने और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक जगह ढूंढेंगे।
छठे बड़े भाई ने स्पष्ट रूप से उतना विचार नहीं किया जितना मो जियुए ने किया। नौवे छोटे भाई, चूंकि हमें पहले ही एक सुराग मिल गया है, तो हम उस व्यक्ति की तलाश के लिए नौवे राजकुमार के आवास पर क्यों नहीं जाते। मो जियुए ने अपने दो बड़े भाइयों को अपनी गणना समझाई और पांचवें बड़े भाई ने सहमति व्यक्त की। नौवां छोटा भाई समझ में आता है। आखिरकार हमारे पास बढ़त है, इसलिए हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। अंत में तीनों भाइयों ने अस्थायी तौर पर दक्षिणी सीमा के उन दो व्यक्तियों के आंगन में छिपने का निर्णय लिया। आखिरकार वे पहले ही मर चुके थे और कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। यह सरायों में जाकर या किराए के मकानों में जाकर खुद को उजागर करने से कहीं अधिक सुरक्षित था। निस्संदेह उन्हें श्री सी मेन के जासूसों से भी सावधान रहना था जो उनके स्थान का पता लगा रहे थे, इसलिए वे बाहर जाना या अन्य गतिविधियों में शामिल होना कम से कम करते थे। मो जियुए और उनके भाइयों की विशेषताएं सुंदर थी और वे लंबे और मजबूत थे, जिससे वे भीड़ में बहुत विशिष्ट दिखते थे। इसके अलावा राजधानी शहर में कई लोग उन्हें पहचानते थे, इसलिए उनके लिए कम प्रोफाइल रखना जरूरी था। बेशक वे किसी को कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भेज सकते हैं। जब मो जियुए ने घर छोड़ा तो हे झिरन ने उसके लिए कुछ मेकअप उपकरण तैयार किए थे। हालांकि उनका कौशल किसी व्यक्ति की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं था, फिर भी वह एक साधारण भेष बदलने में सक्षम थे। तीनों भाइयों ने मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं किया, बल्कि हल्के कदमों से दीवारों को फांदकर आंगन में प्रवेश किया। चांद की रोशनी में वे देख सकते थे कि आंगन बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। बीच में एक पानी का कुआं था और मुख्य द्वार के सामने दो मुख्य कमरे थे। पूर्व और पश्चिम दिशा में छोटे छोटे कमरे थे, एक खाली था और दूसरे में रसोई घर था। पांचवें बड़े भाई और छठे बड़े भाई ने एक साथ दो मुख्य कमरों के दरवाजे खोल दिए। कमरों का लेआउट मूल रूप से एक जैसा था। दरवाजे के सामने एक बिस्तर, बीच में एक गोल मेज और दोनों तरफ अलमारियां थीं। चूंकि उन्हें पहचाने जाने का डर था, इसलिए तीनों भाइयों ने तेल के दीपक जलाने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय वे अपना रास्ता महसूस करने के लिए चांदनी पर निर्भर थे। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, पांचवें बड़े भाई ने कहा, नौवे छोटे भाई, तुम अपने लिए एक कमरा ले सकते हो और छठा भाई और मैं यहाँ रहेंगे। ठीक है। कई दिनों की यात्रा के बाद मो जियुए वास्तव में थक गया था। उसने उत्तर दिया और प्रत्येक भाई आराम करने चला गया। मो जियुए बिस्तर पर लेटे थे, तुरंत सो नहीं पा रहे थे। वह नौवे राजकुमार की हवेली की जांच के मामले पर ध्यान से विचार कर रहा था। दक्षिण जियांग के लोगों की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्होंने श्री सी मेन का सामना नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि वे उनकी शक्ल से परिचित नहीं थे। हालांकि चूंकि श्री सी मेंग ने दो लोगों को गुप्त रूप से काम करने की व्यवस्था की थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह उन्हें करीब से देखेंगे। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि श्री सी मेंग को पता था कि ये दोनों व्यक्ति कैसे दिखते थे। यदि ऐसा मामला होता, भले ही उन्होंने लिटिल व्हाइट को नौवे राजकुमार की हवेली में भेजा हो, तो उनकी पहचान उजागर होने की संभावना थी। भले ही उसने खुद को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी और उसके भाइयों की शारीरिक बनावट दक्षिण जियांग के उन दो लोगों से बिल्कुल अलग थी। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि नौवे राजकुमार की हवेली से कोई लिटिल व्हाइट को लेने आता है, तो वे हवेली में घुसने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ कि मिस्टर सी मेंग स्वयं लिटिल व्हाइट को वापस लाने आए थे, तो वे उसे मौके पर ही पकड़ने के लिए जो कुछ भी करना होगा, करेंगे। निस्संदेह उन्हें नौवे राजकुमार की हवेली की शक्ति से भी सावधान रहने की जरूरत थी। यदि नौवा राजकुमार श्री सी मेंग के साथ मिलीभगत कर सकता है, तो यह उतना सरल नहीं होगा जितना सतह पर लगता है। हालांकि यह भी संभावना थी कि नान रुई की तरह नौवे राजकुमार के पास श्री सी मेंग की तरह कुछ प्रभाव था, जिसने उन्हें स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। भले ही ये सभी दशुन राजवंश के न्यायालय से संबंधित मामले थे, और जब तक यह लोगों और मो परिवार के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मो जियुए सत्ता में उन लोगों के बीच संघर्ष की परवाह नहीं करेंगे। शायद यह लंबे समय तक अच्छा आराम न करने के कारण था, जैसा कि उसने सोचा था। मो जियुए का दिमाग और अधिक अराजक हो गया था, और वह धीरे धीरे बिना इसका एहसास किए ही सो गया। मो जियुए हमेशा हल्की नींद में सोता था, इसलिए जब खिड़की के कागज के माध्यम से हल्की रोशनी अंदर आती थी, तो उसे कदमों की हल्की सी आवाज महसूस होती थी। वह अचानक उठ बैठा और गहरी आवाज में पूछा, वहां कौन है? जैसे ही वह बोला, मो जियुए ने तेजी से धक्का देकर दरवाजा खोला। नौवे भाई, यह मैं हूं। पांचवें बड़े भाई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? पांचवें बड़े भाई ने बाल्टी हाथ में उठाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी लाने और खाना बनाने के लिए उठी।
मैंने देखा कि रसोई में अभी भी कुछ खाना है, तो चलिए सादा भोजन करते हैं। मो जियुए मूल रूप से थोड़ी देर और सोना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि पांचवें बड़े भाई पहले ही जाग चुके थे, उन्होंने उस विचार को खारिज कर दिया और साथ में नाश्ता तैयार करने में मदद की। मो परिवार में मो जियुए सबसे छोटा बेटा था और उसके बड़े भाई हमेशा उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे कभी कोई काम नहीं करने देते थे। पांचवा बड़ा भाई अभी भी इसका आदी था। नौवे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि वह मो जियुए को तुच्छ समझता था, लेकिन अब जब मो जियुए शादीशुदा था, तो उसके लिए कुछ बाहरी मामलों का ध्यान रखना ठीक था। जहां तक घरेलू कामों की बात है, उसे डर था कि मो जियुए जितना अधिक मदद करेगा, उतना ही व्यस्त होता जाएगा। मो जियुए पांचवें बड़े भाई के विचारों को नहीं जानते थे। आज्ञाकारी ढंग से आराम करने के लिए वापस जाने के बजाय, वह नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में चला गया। रसोई में काफी सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन कोने में रखी कुछ बड़ी पत्ता गोभियां पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके अलावा और कोई सब्जी नहीं थी। सौभाग्य से छत के बीम से सूखे नमकीन मांस के कई टुकड़े और सूखी मूली की एक माला लटक रही थी। मो जियुए अब बहुत सतर्क हो गए थे। खाना पकाने से पहले उन्होंने वह लघु विष डिटेक्टर निकाला जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया था और खाना बनाना शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सामग्रियों की जांच की कि कोई समस्या तो नहीं है। पांचवें बड़े भाई ने सोचा कि नौवां भाई रसोई में प्रवेश करके सिर्फ विनम्र हो रहा है और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जैसे ही वह जलाऊ लकड़ी लेकर अंदर गया, उसने पाया कि मो जियुए ने पहले ही चावल धोकर बर्तन में डाल दिया था, जबकि सूखी मूली और नमकीन मांस पानी में भीग रहा था। उसके कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना मो जियुए ने कटी हुई जलाऊ लकड़ी ली और जल्दी से उसे स्टोव के अंदर रख दिया, जिससे वह जल गया। पांचवें बड़े भाई, मैं नाश्ता तैयार करूंगा, उन्होंने कहा। पांचवें बड़े भाई को उसकी कुशल गतिविधियों पर कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि नौवें छोटे भाई के उत्साह को हतोत्साहित न करने के लिए उसने पहले से ही गहरे व्यंजनों का भोजन करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। भले ही नौवें छोटे भाई द्वारा बनाई गई डिश खाने योग्य थी या नहीं, वह इसे खत्म करने के लिए दृढ़ था। मो जियुए को नहीं पता था कि उनके खाना पकाने के कौशल की उनके बड़े भाई ने आलोचना की थी। वह अभी भी वहां सावधानी से नाश्ता तैयार कर रहा था। आधे घंटे बाद छठा बड़ा भाई, जो गहरी नींद में सो रहा था, भी जाग गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसे स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आई। पांचवें बड़े भाई, मैंने काफी समय से आपके द्वारा पकाया गया भोजन नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि आपके खाना पकाने के कौशल में सुधार हुआ है। पांचवा बड़ा भाई अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव लिए आंगन में खड़ा था। यह खाना मैंने नहीं, बल्कि नौवें छोटे भाई ने बनाया है। जब उनकी याददाश्त चली गई, तो वे इतने लंबे समय तक अकेले रहे, खासकर वेस्ट रिज विलेज के नीचे प्रेतवाधित घर में, वे हमेशा आत्मनिर्भर रहे थे। वह सोचता था कि वह भाइयों में सबसे अच्छा रसोइया है। उसे नहीं पता था कि नौवें छोटे भाई ने कब ऐसे कौशल हासिल कर लिए थे, जो तुरंत उससे आगे निकल गए। जब छठे बड़े भाई ने सुना कि खुशबू नौवें छोटे भाई के हाथों से आ रही है, तो उसे भी अविश्वसनीय लगा। वास्तव में मो जियुए इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाने में सक्षम था, इसका श्रेय उसकी पत्नी द्वारा लाए गए मसालों को जाता है। उन्होंने झिरन ने सोचा कि भाइयों के राजधानी शहर की ओर भागने के साथ वे अनिवार्य रूप से खुली हवा में भोजन करेंगे और जंगलों या ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए जंगल में रातें बिताएंगे। इसलिए उसने मो जियुए को लाने के लिए छोटी बोतलों में कुछ मसाला डाला। परिणामस्वरूप भाई सड़क पर जल्दी में थे और शिकार पर जाने का उनका मन नहीं था। इन मसालों का उपयोग नहीं किया गया था और अब वे मो जियुए के उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल की पूंजी बन गए हैं। रसोई का दरवाजा खुला। पांचवें बड़े भाई, छठे बड़े भाई, नाश्ता तैयार है। पांचवें बड़े भाई और छठे बड़े भाई ने एक दूसरे की ओर देखा और धुएं के झोंके की तरह रसोई में चले गए। वास्तव में ऐसी सामग्री के साथ मो जियुए कोई बड़ा भोजन भी नहीं बना सका, केवल सफेद चावल का दलिया और कुछ नमकीन मांस के साथ मूली के अचार की एक डिश। जब से हे झिरन मो परिवार में शामिल हुआ, उन्हें हर दिन स्वादिष्ट भोजन मिलता था। पांचवें बड़े भाई और छठे बड़े भाई उस स्वाद के आदी थे। इतने लंबे समय तक सड़क पर यात्रा करने के बाद उन्होंने हमेशा लापरवाही से खाना खाया था। घर के खाने का स्वाद न मिलना भी एक कारण था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का स्वादिष्ट नाश्ता नौवें छोटे भाई द्वारा बनाया गया था। यदि पांचवें बड़े भाई ने मो जियुए को अपनी आंखों से नाश्ता बनाते नहीं देखा होता, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि नौवें छोटे भाई के पास खाना पकाने का इतना कौशल है। मो जियुए कैसे नहीं समझ पाए कि उनके भाइयों के मन में क्या था।
उसने आत्मसंतुष्टि से कहा, पांचवें बड़े भाई, छठे बड़े भाई, तुम अभी भी किसके लिए इधर उधर भटक रहे हो? जल्दी से खाओ। पांचवें बड़े भाई और छठे बड़े भाई ने धीरे से सिर हिलाया और अपने कटोरे और चॉपस्टिक उठा ली। कुछ निवाले खाने के बाद छठे बड़े भाई ने पूछा, नौवे छोटे भाई, तुमने खाना पकाने का ऐसा कौशल कब सीखा? मो जियुए ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह रंगा द्वारा सिखाया गया था। मैंने इसे उसकी पद्धति के अनुसार बनाया है। तब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परिवार में सभी ने नौवीं छोटी भाभी की क्षमताओं को देखा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नौवें छोटे भाई को उसकी सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हुई थी। अपने खाना पकाने के कौशल की सराहना होते देख मो जियुए सोच रहा था कि वह आज भेष बदलकर और अधिक सामग्री खरीदने के लिए बाजार जाएगा, ताकि वह भविष्य में अपने कौशल को दिखा सके और अपने दो बड़े भाइयों को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। नाश्ते के बाद आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। मो जियुए थोड़ा तैयार होने के लिए कमरे में वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी द्वारा दी गई नकली दाढ़ी लगा ली और अपनी भौहें घनी कर ली। हालांकि वह अपनी पत्नी की तरह मेकअप में उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वह और भी बदसूरत दिखता था, लेकिन उसके दो बड़े भाई उसे पहचान नहीं पाते अगर वे ध्यान से न देखते। अपने पहनावे पर अपने दो बड़े भाइयों की मंजूरी के बाद मो जियुए ने यार्ड छोड़ दिया। राजधानी शहर में मूल रूप से ऐसी कोई जगह नहीं थी जिससे वह परिचित न हो, इसलिए मो जियुए आसानी से सड़कों पर घूमते रहे। चूंकि वह बाहर गया था, यह केवल किराने का सामान खरीदने जितना आसान नहीं होगा। उसने कुछ पाने की आशा में नौवे राजकुमार की हवेली के चारों ओर नजर डालने का इरादा किया। योनगान एली से नौवे प्रिंस की हवेली के रास्ते में उसे मूल ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली से गुजरना पड़ा। जब मो जियुए वहां पहुंचे तो उनका दिल अनिवार्य रूप से दुखी था। दरवाजे के बाहर अभी भी यातायात की हलचल थी, लेकिन मूल ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली जा चुकी थी। मो जियुए ने सोचा कि सम्राट शुनवु कम से कम हवेली को अस्थायी रूप से सील कर देंगे। यहाँ अप्रत्याशित रूप से गेट बदल दिया गया था। विशाल लाल लाख वाले गेट पर दो बड़े अक्षरों फेई निवास के साथ एक बिल्कुल नई पट्टिका लटकी हुई थी। मो जियुए ने जिस पहले व्यक्ति के बारे में सोचा था वह फी नान्यू था। उसने मेंग हुआइनिंग से सुना कि नान क्यूई फी नान्यू को बहुत महत्व देता था और उसे उसका दाहिना हाथ मानता था। सम्राट शुनवु के तीन बेटों में से नान हेंग की साल्ट लेक के ऊपर मृत्यु हो गई। नान रुई अब वेस्टरिज गांव में गुप्त रूप से रह रहे थे और वर्तमान में राजधानी में केवल एक राजकुमार नान क्यूई बचा था। इसके अलावा नान क्यूई ने भी पिछले कुछ वर्षों में कई साथी जमा कर लिए हैं और अब उसे बेहद सहज होना चाहिए। नान क्यूई की वर्तमान स्थिति के साथ उसके विश्वास पात्र को एक अच्छी हवेली देना आसान होगा। मो जियुए यहाँ याद नहीं करना चाहते थे। वह कुछ देर रुका और जाने वाला था। अप्रत्याशित रूप से वह मुड़ा ही था कि दरवाजा खुला। फेई नान्यू गंभीर लग रहे थे, उनमें श्रेष्ठता की आभा झलक रही थी। उनके पीछे नौकर और कई गार्ड थे। मो जियुए ने नौवे राजकुमार की हवेली के रास्ते में यहां से गुजरने का नाटक किया, लेकिन उसकी गति बेहद धीमी थी। उसने अपने पीछे किसी को फी नान्यू से बात करते हुए सुना। सर, प्रिंस क्यूई बहुत आगे जा रहे हैं। उन्होंने आपसे नौवे राजकुमार के लिए जन्मदिन का उपहार व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए कहा था। क्या यह आपकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं है? फी नान्यू ने नौकर की बातों को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बकवास मत करो। यह तथ्य कि महामहिम ऐसा करते हैं, यह पूरी तरह से मुझ पर उनके विश्वास को प्रदर्शित कर सकता है। शिकायत करने वाले नौकर को तुरंत चुप करा दिया गया और उसका मुंह बंद कर दिया गया। मो जियुए फी नान्यू से ज्यादा दूर नहीं गए और उन्हें दोबारा बोलते हुए नहीं सुना। वास्तव में वह नहीं जानता था कि अभी अभी नौकर के साथ फी नान्यू का संवाद जानबूझकर रचा गया था। हाल ही में सम्राट शुनवु ने पहले ही अदालत में नान क्यूई को क्राउन प्रिंस के रूप में स्थापित करने के अपने इरादे का खुलासा कर दिया था। जो लोग नान हेंग की चापलूसी करते थे वे अब बहुत कम महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से नान क्यूई के क्राउन प्रिंस के रूप में स्थापित होने के मामले पर भले ही वे आपत्ति करना चाहें, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त कारण नहीं मिल सका। आखिरकार प्रिंस हेंग आधे साल से अधिक समय से लापता थे और प्रिंस रुई और भी अधिक बेकार थे। ऐसा कहा गया था कि इंपीरियल कंसोर्ट डी के निधन के बाद वह भी गायब हो गए थे। बादशाह इस बेटे को खोने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे। दरबार में वर्तमान स्थिति यह थी कि प्रिंस क्यूई के परिवार का वर्चस्व था और यह एक निर्विवाद तथ्य बन गया था कि वह ग्रेट शून के अगले सम्राट बनेंगे। इसलिए उनमें से अधिकांश मंत्री जो प्रिंस हेंग की चापलूसी करते थे, अब प्रिंस क्यूई के खेमे में चले गए थे। प्रिंस क्यूई अब अधिक अहंकारी हो गए थे। झिरन के शब्दों में, वह अभिमानी हो गया।
फी नान्यू, जिस पर पहले सबसे अधिक भरोसा किया गया था, कुछ इरादों वाले लोगों के उकसावे के कारण कम भरोसेमंद हो गया था। हालांकि प्रिंस क्यूई स्पष्ट रूप से जानते थे कि फी नान्यू बहुत प्रतिभाशाली थे और वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। फी नान्यू के लिए उसने पूर्व ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली को क्यों लिया, इसका कारण फी नान्यू को लगातार याद दिलाना था कि सतह पर मो परिवार के साथ क्या हुआ था। फी नान्यू इतना चतुर था कि वह स्वाभाविक रूप से प्रिंस क्यूई के उद्देश्य को समझ सकता था। उसने अनजान होने का नाटक किया और इतनी अच्छी हवेली देने के लिए प्रिंस क्यूई को बहुत धन्यवाद दिया। ग्रेट शुन के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में प्रिंस क्यूई की हवेली में कुछ भी अच्छा कैसे नहीं हो सकता है। इसके अलावा मो जिवे और हे झिरन ने जो छीन लिया था वह राष्ट्रीय खजाना था और उन्होंने राजकुमार के रूप में उसके निजी खजाने को नहीं छुआ। यह स्पष्ट था कि प्रिंस क्यूई फी नान्यू के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। कुछ समय पहले फी नान्यू ने पाया कि उसके बगल के गार्ड गुप्त रूप से प्रिंस क्यूई को उसके ठिकाने की सूचना दे रहे थे। अभी अभी वह बाहर निकला तो उसने देखा कि गार्ड भी उसका पीछा कर रहा है। इसलिए उसने जानबूझकर नौकर से वह बातचीत की। मो जिवे फे नान्यू और उसके समूह से आगे चलते रहे, न तो बहुत करीब और न ही बहुत दूर। उन्होंने उनकी हालिया बातचीत पर विचार किया। आमतौर पर उपहार तैयार करने का काम हवेली के प्रबंधक को सौंपा जा सकता है। मो जिवे को आश्चर्य हुआ, नान क्यूई ने फे नान्यू को व्यक्तिगत रूप से तैयारियों को संभालने के लिए कहा था। अगर थोड़ा सा सोच विचार किया जाए तो यह मामला संदिग्ध लगेगा। मो जिवे नान क्यूई को अच्छी तरह से जानता था। वह एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति नहीं थे। जब मो जिवे ने उनके शिक्षक के रूप में कार्य किया तो नान क्यूई ने तब तक ठीक से अध्ययन करने की जहमत नहीं उठाई जब तक कि वह मो जिवे से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। मो जिवे ने हमेशा एक दरबारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, नान क्यूई को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए जानबूझकर अपनी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया था। अब उत्कृष्ट फे नान्यू की उपस्थिति के साथ नान क्यूई के लिए खतरा महसूस न करना मुश्किल होगा यदि फे नान्यू ने अपनी प्रतिभा पर लगाम नहीं लगाई। ऐसा लग रहा था कि फे नान्यू इन दिनों पतली बर्फ पर चल रहा था। हालांकि मो जिवे फे नान्यू के इरादों को समझ नहीं सके। चूंकि फे मामा पहले से ही एक गवाह थे, उन्होंने सच्चाई का खुलासा क्यों नहीं किया और एक राजकुमार के रूप में फे नान्यू की असली पहचान बहाल क्यों नहीं की। बेशक ये सिर्फ मो जिवे के विचार थे। वह स्वयं को इन सत्ता संघर्षों में शामिल नहीं कर सका। इसके अलावा फे नान्यू इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि अगर वह उस पद पर आसीन हुआ तो क्या बनेगा। हालांकि मो जिवे फे नान्यू के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुना कि नौवां राजकुमार जल्द ही, शायद निकट भविष्य में, अपना जन्मदिन मनाएगा। यदि मो जिवे फे नान्यू के माध्यम से नौवें राजकुमार की हवेली में घुसपैठ कर सकता है, तो क्या यह उसके भाइयों की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होगा जो जियो बाई को संदेश देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मो जिवे ने शाम को फे हवेली का दौरा करने और फे नान्यू से मिलने का फैसला किया। फे नान्यू के भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करते हुए श्री सी मेन को ढूंढना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अपना मन बना लेने के बाद मो जिवे को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपनी गति तेज कर दी और सीधे नौवें राजकुमार की हवेली की ओर चला गया। भले ही नौवें राजकुमार को अब सम्राट शुनवू का समर्थन प्राप्त नहीं था, फिर भी उसके पास राजकुमार की उपाधि थी। इसलिए उनकी हवेली काफी आलीशान थी और महल से ज्यादा दूर नहीं थी। जब मो जिवे अदालत में उपस्थित होते थे तो वह वहां से गुजरते थे। शुरू में उनका इरादा सीधे नौवें राजकुमार की हवेली जाने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रास्ते में एक और घटना घट गई। घोड़े पर सवार लोगों का एक समूह महल की दिशा से आ रहा था, जिसका नेतृत्व एक हिजड़ा कर रहा था, जिसके हाथ में एक पीला शाही आदेश था। वे पूरी गति से आ रहे थे। किन्नर के होठों की मुस्कुराहट से यह स्पष्ट था कि किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला था। घोड़े पर सवार लोगों के समूह के पीछे कई आम लोग पैदल चल रहे थे। हालांकि जब आम लोग चल रहे थे तो किन्नर घोड़े पर सवार थे, लेकिन उन्हें बहुत पीछे गिरने में देर नहीं लगी। इसके बावजूद आम लोगों के बीच दर्शक शांत रहे और आपस में कानाफूसी करते हुए किन्नर की दिशा में आगे बढ़ते रहे। मैंने सुना है कि सम्राट ने राजकुमारी यू और मंत्री हाउ के परिवार के सबसे बड़े बेटे के बीच विवाह की व्यवस्था की है। वे लोग मंत्री हाउ के निवास पर शाही आदेश देने जा रहे होंगे। मंत्री हाउ का नाम सुनकर मो जिवे ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। मंत्री हाउ उनके ससुर थे। मंत्री हाउ के परिवार का सबसे बड़ा बेटा उनका अपना प्रिय बड़ा बहनोई था।
हालांकि उनकी पत्नी ने शायद ही कभी अपने परिवार का उल्लेख किया हो, लेकिन तथ्य यह है कि उनके ससुर और सास ने रेन रेन को धन उपलब्ध कराने के लिए निर्वासित काफिले का पीछा करने का जोखिम उठाया और स्पष्ट रूप से दिखाया कि वे रेन रेन की गहरी देखभाल करते थे। चूंकि यह उसके ससुर के परिवार से संबंधित था, इसलिए उसके लिए इस पर विचार करना आवश्यक था। राजकुमारी यू की बात करें तो मो जियुए उनसे अपरिचित नहीं थे। वह 9वें राजकुमार के परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और बचपन से ही उस पर असीम प्यार और उपकार था। एकमात्र सिरदर्द यह था कि राजकुमारी यू घमंडी और घमंडी थी। राजधानी में हर कोई जानता था कि वह ढीठ थी और उसे सम्राट के बच्चों के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। हालांकि 9वें राजकुमार आमतौर पर कम प्रोफाइल रखते थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अपवाद बनाया। उसने न केवल राजकुमारी यू को परेशानी पैदा करने से नहीं रोका, बल्कि जब भी वह मुसीबत में पड़ी तो उसने हमेशा उसकी मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। यह कहा जा सकता है कि 9वां राजकुमार सबसे अधिक सार्वजनिक रूप से तब प्रकट हुआ जब वह अपनी बेटी के मामलों से निपट रहा था। जितनी दबंग और अहंकारी महिला ने अपने सबसे बड़े भतीजे से शादी की, मंत्री हाउ के परिवार के लिए शायद भविष्य में कोई शांतिपूर्ण दिन नहीं होंगे। मो जियुए को नहीं पता था कि सम्राट शुनवू इतनी अलग पृष्ठभूमि वाले इन दो व्यक्तियों के बीच विवाह की व्यवस्था क्यों करेंगे। स्थिति का पता लगाने के लिए वह हंगामा देखने आई भीड़ में शामिल हो गया और पूछताछ करने के लिए किसी के पास गया। क्षमा करें, श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि राजकुमारी यू और सबसे बड़े युवा मास्टर हे के बीच विवाह कैसे हुआ? हैरानी की बात यह है कि मो जियुए ने सही व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति की गपशप के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और उसे इस मामले के बारे में कुछ जानकारी थी। जब उन्होंने किसी को पूछते हुए देखा तो उन्हें तुरंत श्रेष्ठता की भावना महसूस हुई और उन्होंने चलते चलते धीरे से समझाया, मंत्री हाउ के परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर हे ने अभी अभी शाही परीक्षा उत्तीर्ण की थी और सड़कों पर परेड कर रहे थे जब राजकुमारी यू ने उन्हें देखा। राजधानी में हर कोई जानता है कि राजकुमारी यू को सुंदर और परिष्कृत पुरुष पसंद हैं, और सबसे बड़े युवा मास्टर पेनएन से मिलते जुलते थे, जिसने पहली नजर में राजकुमारी यू का ध्यान खींच लिया। राजकुमारी यू के प्रति 9वें राजकुमार का प्रेम पूरी राजधानी में प्रसिद्ध है। यदि वह तारे चाहती है तो 9वां राजकुमार उसे चांद से कभी इनकार नहीं करेगा। चूंकि राजकुमारी यू को सबसे बड़े युवा मास्टर ही पसंद थे, 9वें राजकुमार इसे पूरा करने का एक रास्ता खोज लेंगे। जैसे ही वह बोला, आदमी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह अफसोस की बात है, सबसे बड़े युवा मास्टर वह बहुत उत्कृष्ट है। उनके जीवन का उत्तरार्ध कठिन हो सकता है। मो जियुए ने इसका कारण समझा और अपने सबसे बड़े भतीजे के लिए चिंता करने से खुद को रोक नहीं सके। राजकुमारी यू से शादी करना किसी पूर्वज से शादी करने जैसा था। मंत्री हाउ के परिवार के लिए शायद आगे कठिन समय होगा। उसी समय उसने हे झिरन के बारे में सोचा। अगर वह राजधानी में होती और उसे घर में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो वह क्या करती? अपनी पत्नी के बारे में अपनी समझ के आधार पर हे झिरन निश्चित रूप से इस शादी को रोकने का एक रास्ता खोज लेगा। भले ही यह शाही फरमान हो, यह स्वीकार्य नहीं होगा। चूंकि वह इस मामले में लड़खड़ा गया था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सका और कुछ नहीं कर सका। निस्संदेह वह यह भी जानता था कि वह फिलहाल शाही फरमान जारी होने से नहीं रोक सकता। आखिरकार यह केवल एक विवाह का आदेश था और राजकुमारी यू तुरंत परिवार का हिस्सा नहीं बनेगी। इस मामले को सुलझाने के लिए उनके पास अभी भी समय था। सोच में खोए हुए मो जियुए आम लोगों के पहुंचने से पहले मंत्री हाउ के आवास पर पहुंचे। इस समय निवास के द्वार खुले हुए थे, घोड़े किनारे खड़े थे। दो युवा नौकर आंगन की ओर मुख करके द्वार के सामने घुटनों के बल बैठे। मो जियुए को पता था कि इस बिंदु पर शाही दूत ने पहले ही शाही फरमान पढ़ना शुरू कर दिया था। वह अपेक्षाकृत जल्दी आ गए थे और मंत्री हाउ के आवास के सामने ज्यादा दर्शक नहीं थे। उसे आसानी से खड़े होने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई जहां से उसे स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। वहां एक पत्थर की दीवार थी जो गेट के बाहर के दृश्य को अवरुद्ध कर रही थी, लेकिन इसने मो जियुए की सुनने में कोई बाधा नहीं डाली। वह अंदर से हिजड़े को यह कहते हुए सुन सकता था, बधाई हो, युवा मास्टर, शाही फरमान प्राप्त करें। कारण के अनुसार विवाह का डिक्री प्राप्त करना उच्च रैंकिंग अधिकारियों के लिए एक खुशी का अवसर है, लेकिन मो जियुए अपने सबसे बड़े चाचा के स्वर में खुशी का कोई संकेत नहीं पा सके। मैं विनम्रतापूर्वक सम्राट को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्वर इतना असहज और दबा हुआ था, मानो उसके ससुर का परिवार इस विवाह व्यवस्था से बहुत निराश था। डिक्री देने वाले अधिकारी को अच्छी तरह से पता था कि यह एक अनुकूल मैच नहीं था, लेकिन सम्राट के सेवक के रूप में उसे सम्राट की स्थिति में खड़ा होना पड़ा। भले ही उनके दिल में मंत्री हाउ के परिवार के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वे इसे दिखा नहीं सके।
शाही दूत, जो चतुर था, ने न तो हे परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और न ही अब उनकी शर्मिंदगी देखने का इरादा किया। कुछ शुभ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उसने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया। जैसे ही ये लोग चले गए, दरवाजे पर खड़े दोनों नौकर तुरंत खड़े हो गए और मुख्य द्वार को अपने पीछे बंद करके आंगन में प्रवेश कर गए। कुछ ही समय बाद मो जियुए ने आंगन के भीतर से हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनी। मैडम, हम क्या करने जा रहे हैं? मैडम, उनकी आवाज बहुत धीमी थी और अगर मो जियुए की असाधारण मार्शल आर्ट और गहरी सुनने की क्षमता नहीं होती तो उन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना होता। वह वास्तव में इस मामले पर अपने ससुराल वालों की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक था। इसलिए वह चुपचाप भीड़ से बाहर निकल गया, मंत्री हाउ के आवास के बगल में चला गया और अंदर की झलक पाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। मंत्री हाउ और उनकी पत्नी और बेटे सभी ने गहरी आहें भरते हुए अपना सिर झुका लिया। शाही हुक्म ने शादी का आदेश दिया है। मैं और क्या कर सकता हूँ? हे युवानमिंग ने बात की और अपने निराश बेटे की ओर मुड़ा। आपकी मां ने कई उत्कृष्ट युवा महिलाओं को आपसे मिलवाया था, लेकिन आपने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। अब आपने राजकुमारी यू का ध्यान आकर्षित किया है और पूरा परिवार इसमें फंस गया है। अपने बेटे को दोषी ठहराए जाने से अप्रसन्न मैडम हे ने कुछ अप्रसन्नता से कहा, यह सब आपकी वजह से है। आपने जिमिन को शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए भेजने पर जोर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सड़कों पर परेड कैसे करता और राजकुमारी यू का ध्यान कैसे आकर्षित करता? मैंने जिमिन को शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाए। आप इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अपने माता पिता को बहस करते देख जिमिन तुरंत उनके बीच आ गया। पिता, माँ, कृपया बहस करना बंद करें। शाही आदेश की अवहेलना करना कठिन है। चूंकि मुझे राजकुमारी यू से शादी करनी है, इसलिए मैं आप दोनों को पीड़ा से बचाकर अलग रह सकता हूँ। अपने बेटे की बातें सुनकर मैडम रो पड़ी। यह कैसे हो सकता है? चाहे राजकुमारी यू कितनी भी घमंडी क्यों न हो, वह अभी भी आपके पिता और मेरे सामने एक कनिष्ठ है। उसके कुछ विचार होंगे। यदि आप अलग रहते हैं तो मुझे डर है कि आपके पास एक भी अच्छा दिन नहीं होगा। मैडम ने सोचा कि एक सास के रूप में वो कम से कम कुछ निवारक प्रभाव डाल सकती है। अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी के बीच की बातचीत को सुनकर मो जियुए ने उनकी मदद करने का मौन संकल्प लिया। वह चुपचाप मंत्री हाउ के आवास से निकल गया और एक बार फिर 9वें राजकुमार की हवेली की ओर चला गया। शायद राजकुमारी यू की शादी के शाही आदेश के कारण आमतौर पर कम महत्वपूर्ण रहने वाले 9वें राजकुमार की हवेली में आज आश्चर्यजनक रूप से हलचल थी। हालांकि मुख्य द्वार पूरी तरह से खुला नहीं था, लोग लगातार बगल के प्रवेश द्वार से आ जा रहे थे और नौकर आने जाने में व्यस्त थे। यदि मो जियुए को श्री सी मेंग और 9वें राजकुमार की हवेली के बीच संबंध के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने इसे जानबूझकर कम प्रोफाइल रखने वाले 9वें राजकुमार के रूप में गलत समझा होगा। हालांकि अब उसने ऐसा नहीं सोचा था। 9वें राजकुमार की हवेली की हरकतें स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, किसी भी मामले में मो जियुए 9वें राजकुमार को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। संदेह से बचने के लिए कुछ देर तक सामने के गेट पर निरीक्षण करने के बाद उसने 9वें राजकुमार की हवेली की दीवारों के चारों ओर घूमने की योजना बनाई। 9वें राजकुमार की हवेली के पिछवाड़े में पहुंचकर मो जियुए को हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह स्थान सामने के आंगन की तुलना में बहुत शांत था, और हालांकि किन की आवाज तेज नहीं थी, यह मो जियुए के लिए स्पष्ट थी, जिनके पास मार्शल आर्ट कौशल था। उसने कभी भी संगीत सिद्धांत में रुचि नहीं ली थी और अतीत में वह कभी कभी घर पर अपनी माँ और भाभीियों को क्वीन बजाते हुए सुनता था। फिर भी वह राग के भीतर अंतर्निहित आक्रोश का एक संकेत महसूस कर सकता था, और वह धुन उससे भिन्न थी जो वह आमतौर पर सुनता था। जैसे ही मो जियुए ने विचार किया, अचानक एक बेतुकी आवाज आई, जिससे पता चला कि क्वीन पर एक तार टूट गया था। और ऐसे ही किन संगीत बंद हो गया। मो जियुए उत्सुक थे। उनकी समझ के आधार पर 9वें राजकुमार की हवेली जैसी जगहों पर आमतौर पर नौकर या गार्ड रहते थे। फिर भी यहाँ उसने बजने वाली क्यून की आवाज सुनी और संगीतकार का कौशल प्रभावशाली लग रहा था। असामान्य परिस्थितियां अक्सर कुछ भयावह संकेत देती हैं, इसलिए मो जियुए ने आगे की जांच करने का निर्णय लिया। आसपास का निरीक्षण करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, उसने आंगन की दीवार पर छलांग लगा दी। वहां एक पेड़ की छाया थी जो उसके शरीर को आसानी से छुपा रही थी, इसलिए उसे खोजे जाने की चिंता नहीं थी। मो जियुए ने अपना ध्यान आंगन पर केंद्रित किया और करीब से देखा। यह उससे भिन्न था जिसकी उसने कल्पना की थी। जमीन घास फूस से ढकी हुई थी और घास फूस के घने ढेर के बीच एक छोटा सा आंगन था।
आंगन के अंदर सफेद वस्त्र पहने, सफेद बाल और बांस की टोपी के साथ एक लंबी आकृति एक प्राचीन किन के सामने टकटकी लगाए बैठी थी। हालांकि मोजीवे ने व्यक्तिगत रूप से श्री सी मेंग की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों से सवाल किया था जिन्होंने उन्हें सफेद बाल वाला बताया था। इसलिए वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति निस्संदेह श्री सी मेंग था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसके बारे में समझदारी थी और उसने अपने दुश्मन का सामना करने पर जल्दबाजी में कार्रवाई करने से परहेज किया, क्योंकि उसने आंगन के चारों ओर छाया में छुपे हुए कई काले कपड़े पहने गार्डों को देखा। यह स्पष्ट था कि ये लोग श्री सी मेन की रक्षा के लिए यहाँ थे। यदि उसने लापरवाही से काम किया तो वह पकड़ा जा सकता है, और यदि उसने घास में सांप को चौंका दिया तो संभवतः उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मोजीवे ने अपने आवेगों को दबाया और दीवार से नीचे छलांग लगा दी। उन्हें यकीन था कि श्री सी मेंग नौवे राजकुमार की हवेली को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें गोल्डन विंड ईगल नहीं मिल जाता। जब तक वह आदमी मौजूद था, मोजीवे को उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक अचूक योजना तैयार करने की जरूरत थी। सोच में खोया हुआ, मोजीवे एक बार फिर फी हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। रात के अंधेरे में काली रात की पोशाक पहने हुए मोजीवे ने योनगान लेन छोड़ दिया। वह सबसे परिचित स्थान पर लौट आया और पूर्वी आंगन की दीवार पर छलांग लगाने से पहले अपने आसपास का निरीक्षण किया। आंगन एकदम काला था, उन दृश्यों के विपरीत जो उसे याद थे जब मो परिवार वहां रहता था। मो जीवे यहाँ की हर चीज से परिचित थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि फी नान्यू संभवतः मुख्य प्रांगण में रहता है, इसलिए वह जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। उसे आश्चर्य हुआ, मुख्य आंगन में भी उतना ही अंधेरा था, लेकिन आंगन की दीवार के ठीक बाहर अध्ययन कक्ष से हल्की रोशनी निकल रही थी। मोजीवे सावधानी से अध्ययन की ओर बढ़े क्योंकि उन्हें इसके चारों ओर कई अपरिचित आभाएं महसूस हो रही थी जो गार्डों की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। उसने अपनी सांस रोकी और अध्ययन कक्ष के पीछे की ओर चक्कर लगाया, अंदर देखने के लिए खिड़की को ढकने वाले कागज में धीरे से एक छेद किया। फेई नान्यू बेखबर रही, थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों के साथ एक नर्म सोफे पर लेटी हुई। वह गहरी नींद में नहीं था बल्कि सोच में खोया हुआ लग रहा था। रात के सन्नाटे में मोजीवे की काली पोशाक ने ध्यान आकर्षित नहीं किया, खासकर जब से उसने आसपास के गार्डों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए जानबूझकर अपनी उपस्थिति दबा दी थी। फेई नान्यू एक ऐसा व्यक्ति था जो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यदि उसने कुछ हंगामा नहीं किया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि फी नान्यू को कभी भी उसकी उपस्थिति का ध्यान नहीं आएगा। आज फेई निवास के सामने मोजीवे को पहले से ही संदेह था कि फेई नान्यू के आसपास नानकियान द्वारा जासूस रखे गए थे। इसलिए वह नहीं चाहता था कि आज रात आने पर उसकी खोज की जाए। चाहे कुछ भी हो, वह फी नान्यू को परेशान नहीं कर सका। इसलिए तेजी से चलते हुए वह एक छिपे हुए स्थान पर पहुंचे और देखा कि अध्ययन खिड़की के पीछे संभवतः केवल एक गार्ड था। मोजीवे ने हवा में छलांग लगाई और गार्ड को सुरक्षित स्थिति में रखने से पहले तेजी से हाथ से काट डाला। तभी वह खिड़की के रास्ते स्टडी रूम में घुस गया। कौन? फेई नान्यू झटके से उठकर बैठने की स्थिति में आ गया। हालांकि उसके पास कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, फिर भी खिड़की का अचानक खुलना उसे चौंका देने के लिए काफी था। मोजीवे को डर था कि वह बाहर परिचारकों को बुलाएगा, इसलिए उसने जल्दी से अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। मिस्टर फी, यह मैं हूं। परिचित आवाज सुनकर फी नान्यू अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय थी, लेकिन लैंप की रोशनी में वह स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में मोजीवे था। मास्टर मो, आप राजधानी में कैसे आए? फेई नान्यू के लिए मोजीवे का राजधानी शहर में दिखना एक बेहद असंभव बात थी। इससे भी अधिक, उसने मेंग हुआइनी को कोई संदेश भेजे बिना यूनचेन छोड़ दिया था। फिर भी वह अभी भी बहुत उत्सुक था कि इस बार राजधानी में आने का मोजीवे का उद्देश्य क्या था। मोजीवे का इरादा इधर उधर भटकने का नहीं था। मिस्टर फी, मैं कुछ पारिवारिक मामलों के कारण राजधानी आया था। इस बार आपको ढूंढने आ रहा हूं। मैं आपसे कुछ मदद मांगने की भी उम्मीद कर रहा था। फेई नान्यू के मन में हमेशा मोजीवे के बारे में अच्छी धारणा थी। यह देखकर कि वह कुछ चिंतित लग रहा था, वह तुरंत सहमत हो गया। अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो बस आगे बढ़ें और मुझे बताएं। मैंने सुना है कि कुछ ही दिनों में नौवे राजकुमार का जन्मदिन है। मोजीवे ने पूछा। यह सही है, 3 और दिनों में। कुछ देर रुकने के बाद फी नान्यू ने कुछ अनिश्चितता से पूछा, क्या राजधानी की आपकी यात्रा का नौवे राजकुमार से कोई लेना देना है? हाल ही में फी नान्यू को भी कुछ असामान्य लक्षण नजर आए थे। आमतौर पर शांत रहने वाला नौवा राजकुमार किसी प्रकार का जन्मदिन समारोह आयोजित करना चाहता था।
ये उनके पिछले स्टाइल से बिल्कुल अलग कहा जा सकता है। उन्होंने पहले ही नान क्यूई को नौवे प्रिंस एस्टेट की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने के लिए लोगों को भेजने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें अभी भी नान क्यूई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। और अब मो जियुए अचानक राजधानी में आ गए थे और उन्होंने नौवे प्रिंस एस्टेट को भी निशाना बनाया था। इससे फी नान्यू को इसके बारे में अधिक गहराई से सोचना पड़ा। विशेष रूप से आज सम्राट ने नौवे प्रिंस एस्टेट की जेड राजकुमारी की शादी प्रमुख हे परिवार के सबसे बड़े बेटे मास्टर हे से करने का आदेश भी जारी किया था। हालांकि मंत्री वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों में ईमानदार होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह एक ऐसे अधिकारी भी थे जिनके पास वास्तविक शक्ति थी। नौवे राजकुमार के एकांतप्रिय व्यक्तित्व को देखते हुए, भले ही वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हो, वह सम्राट से जेड राजकुमारी की शादी ऐसे प्रभावशाली कुलीन परिवार में करने में मदद करने के लिए कहने से नहीं चूकेगा। इससे लोगों को आसानी से संदेह हो गया कि वह अदालत में महत्वपूर्ण मंत्रियों को आमंत्रित कर रहा था। उन्होंने पहले ही नान क्यूई को नौवे प्रिंस एस्टेट की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए और अधिक लोगों को भेजने की याद दिला दी थी। लेकिन उन्हें अभी भी नान क्यूई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अब जबकि मो जियुए अचानक नौवे प्रिंस एस्टेट को भी अपने लक्ष्य के रूप में लेकर राजधानी में आ गया था, फी नान्यू को इस बारे में और अधिक गहराई से सोचना पड़ा। मास्टर मो, क्या आपके लिए मुझे बताना संभव होगा कि आप नौवे राजकुमार के मामलों के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मो जियुए ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फी नान्यू के सूक्ष्म व्यक्तित्व के कारण वह निश्चित रूप से कारण के बारे में पूछेंगे। वह फेई नानियों की पहचान के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उनके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था, ज्यादा से ज्यादा केवल कृतज्ञता की भावना थी। इसके अलावा मो जियुए को लगा कि उसे अपना उद्देश्य बताने से भविष्य में फी नानियों पर थोड़ा भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि उसे प्रारंभिक चेतावनी भी मिल जाए। इसलिए मो जियुए का इरादा कुछ भी छुपाने का नहीं था। मैं इसे मिस्टर फी से नहीं छिपाऊंगा। मेरे मो परिवार के खिलाफ दक्षिणी बॉर्डरलैंड के सिमेंग नाम के एक व्यक्ति ने साजिश रची थी, जिसके कारण हमारी वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो गई। अभी कुछ समय पहले यूनचेंग में मुझे 2 संदिग्ध लोग मिले। उन्हें पकड़ने और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने कहा कि श्री सिमेंग राजधानी शहर में थे। अतः मैं इस शत्रु का पता जानने की इच्छा से गुप्त रूप से राजधानी में आया। कुछ सुरागों के आधार पर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह मिस्टर सिमेंग वर्तमान में नौवे प्रिंस एस्टेट के भीतर है। सिमेंग नाम फी नान्यू के लिए बहुत अपरिचित था, लेकिन शुरू से ही दक्षिणी सीमा क्षेत्र के लोगों के प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं रही। यह सुनकर कि श्री सिमेंग दक्षिणी सीमा क्षेत्र से थे और यहां तक मो परिवार को नुकसान पहुंचाने के पीछे मुख्य अपराधी भी थे, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह सिमेंग सरल नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। फेई नान्यू के दिल में इस ग्रेट शुन की नदियां और पहाड़ देर सबेर उसके ही होंगे। वह ऐसे खतरनाक व्यक्ति को राजधानी में रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इससे भी अधिक, यह व्यक्ति नौवे प्रिंस एस्टेट में छिपने में सक्षम था। इससे पता चला कि नौवा राजकुमार भी उतना सरल नहीं था जितना वह ऊपर से दिखता था। यदि नौवे राजकुमार के पास वास्तव में गलत इरादे थे, तो वह उसे खत्म करने के लिए नान क्यूई के हाथ का अच्छा उपयोग कर सकता था। मास्टर मो, का मतलब यह है कि क्या आप आशा करते हैं कि मैं आपको राजकुमार के जन्मदिन समारोह के दिन उसकी संपत्ति में घुसने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं? स्मार्ट लोगों के साथ व्यवहार करने में कम परेशानी होती थी। मो जियुए ने सिर हिलाया। यही मेरा इरादा है। फेई नान्यू ने मो जियुए की विशिष्ट योजना के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उनका मानना कि मो जियुए की क्षमताओं के साथ किसी को खोजने के लिए नौवे प्रिंस एस्टेट के भीतर छिपना बेहद आसान होगा। समय आने पर वह गुप्त रूप से भी कुछ कर सकता था। 3 दिनों में प्रिंस क्यूई मुझे जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए लाएंगे। आप मेरे परिचारक होने का नाटक कर सकते हैं और मेरे पीछे आ सकते हैं। आप उस सिमेंट को ढूंढ पाएंगे या नहीं जिसका आपने उल्लेख किया है, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। मो जियुए कैसे कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में फी नान्यू ने आगे नहीं पूछा। मो जियुए ने अपनी मुट्ठी बांधी, फिर मुझे मिस्टर फी को धन्यवाद देना होगा। मैं भोज से 1 रात पहले तुम्हें ढूंढने आऊंगा। फेई नान्यू ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही वह बोला, उसने मो जियुए की ओर देखा। उनकी आखिरी मुलाकात को कई महीने हो चुके थे। उसने सुना कि उत्तर पश्चिम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसे अपने ऊपर कठिनाई का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। क्या आप उत्तर पश्चिम में अच्छा कर रहे थे? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। उत्तर पश्चिम में हमारे लिए सब कुछ ठीक था। उत्तर पश्चिम की बात करते हुए मो जियुए मदद नहीं कर सके, लेकिन एक बार फिर फी नान्यू के प्रति आभारी महसूस कर रहे थे।
मेरे मो परिवार के बारे में सोचने और हमारी देखभाल के लिए मास्टर मेन को वहां भेजने के लिए धन्यवाद, मिस्टर फी। हालांकि मेन हुआइनी को उत्तर पश्चिम में भेजने का फी नान्यू का उद्देश्य उतना सरल नहीं था जितना सतह पर लग रहा था। मो जियुए ने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। वो स्पष्ट रूप से समझते थे कि किसी व्यक्ति के लिए सत्ता तक पहुंचना कुछ चतुराई के बिना असंभव होगा। यदि मेन हुआइनिंग काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में यूनचेंग नहीं गई होती तो उसका परिवार इतना सहज जीवन नहीं जी पाता। इतना ही नहीं, उनके परिवार को भी ऐसा उत्कृष्ट जीजाजी प्राप्त हुआ था। वास्तव में फी नान्यू अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि मो जियुए और उसकी पत्नी की बुद्धिमत्ता के साथ मेन हुआइनिंग को यूनचेंग भेजने के उसके उद्देश्यों में से एक का अनुमान न लगाना उनके लिए असंभव था। फिर भी दूसरे पक्ष ने उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद दिया था। उसे तुरंत कुछ शर्म महसूस हुई। यह एक संयोग था। मास्टर मो को इस मामले को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेट शुन के एक स्तंभ के रूप में फिर भी इस तरह के अन्याय और गिरावट का सामना करते हुए यह सबसे अधिक है जो फी कर सकता है। मो जियुए की ईमानदार आंखों में देखते हुए फी नान्यू ने तुरंत अपने मूल इरादे बदल दिए। राजधानी में आने से पहले भी वह अक्सर आम लोगों को इस बात पर चर्चा करते हुए सुनते थे कि मो परिवार के लोगों ने ग्रेट शून के लिए फिर से नई योग्यताएं स्थापित की हैं। इस प्रकार जब वह छोटा था तभी से उसकी मो परिवार के प्रति बहुत अच्छी धारणा थी। विशेष रूप से राजधानी पहुंचने के बाद उसे पता चला कि मो परिवार को वास्तव में उसके तथाकथित पिता से अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा था जिसे उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। इस वजह से उन्होंने कई बार महसूस किया था कि मो परिवार के पुरुषों के योगदान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। यहाँ तक नान क्यूई, जिसकी वह हर दिन सहायता करता था, भी वैसा ही था। वह अक्सर फी नान्यू को मो परिवार के लोगों के वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाता था। इस प्रकार के शब्दों को कई बार सुनने के बाद फी नान्यू के सूक्ष्म व्यक्तित्व के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से आगे की जांच की। नतीजों से साबित हुआ कि सब कुछ सच था और इस तरह मो परिवार के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया। अब मो परिवार के प्रति उसकी अच्छी धारणा पहले ही मजबूत हो चुकी थी। विशेष रूप से हाल के दिनों में मेंग हुआइनिंग द्वारा उन्हें मो परिवार के बारे में कोई खबर नहीं भेजने के बावजूद उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि फी नान्यू के दिल में अगर मो परिवार जैसे लोगों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो इस आकाश के नीचे कोई भरोसेमंद लोग नहीं होंगे। मो जियुए को नहीं पता था कि फी नान्यू पहले से ही अपने मो परिवार को अपने लोगों के रूप में मानता था। एक दिन सत्ता संभालते ही वह सबसे पहला काम मो परिवार को अपना नाम साफ करने में मदद करना और उन्हें शाही दरबार में लौटने की अनुमति देना होगा। उसकी सहायता के लिए ऐसे वफादार लोगों के साथ राजवंश और भी अधिक स्थिर हो जाएगा। मो जियुए ने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य के सम्राट ने पहले ही मो परिवार पर ध्यान दे दिया था। उसने सोचा कि चूंकि मामला पहले ही सुलझ चुका है, इसलिए उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाता, फी नान्यू ने पहले बोलने की पहल की। अंत में मामा फी का उपनाम अभी भी फी ही है। मो जियुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह नहीं जानता था कि फी नान्यू उससे क्या कहना चाहता था और वह अपनी उत्पत्ति के बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता था। आखिरकार मो परिवार शाही दरबार में पूरी तरह से आशा खो चुका था और कोई और भागीदारी नहीं चाहता था। ज्यादा जानना अच्छा नहीं होगा। फी नान्यू स्वाभाविक रूप से मो जियुए के विचारों को देख सकते थे। दूसरा पक्ष इन बातों को जानना ही नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि उसने इसे कहने का फैसला किया था, उसका उद्देश्य मो जियुए को उसे एक अलग नजरिए से दिखाना था, साथ ही अपने और उन राजघरानों के बीच अंतर दिखाना था। मो जियुए जानना चाहते थे या नहीं, उन्होंने खुद से कहा, मामा फी अंततः नर्म दिल की थी। नान क्यूई आखिरकार खून से उनका भतीजा है। राजधानी में बसने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरी पहचान के लिए गवाही देने को तैयार है। वह उस समय झिझकी और पूछा कि क्या मैं नान क्यूई को मार डालूंगा। मैंने कहा कि यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है कि मैं नान क्यूई को मारूंगा या नहीं, यह महामहिम के फैसले पर निर्भर करेगा। शायद मामा फी को सुरक्षित महसूस हुआ और इसलिए उन्हें नान क्यूई पर दया आ गई। अब मैंने उसे छिपा दिया है और वह बहुत सुरक्षित है, फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती। उसके इस तरह के रवैये के कारण मैं उसे गवाही देने के लिए जल्दबाजी में बाहर लाने की हिम्मत नहीं करता। अगर वह पलटवार करती है तो यह इसके लायक नहीं होगा। वास्तव में फी नान्यू के पास मो जियुए को ये बातें बताने का एक और कारण था। उसके आसपास बहुत से लोग नहीं थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था, और इतने लंबे समय तक इसे दबाए रखने के बाद उसे अपनी परेशानियों को किसी ऐसे व्यक्ति को बताने की इच्छा महसूस हुई जिस पर उसने भरोसा किया था। इस समय उसने अपने दिल में बहुत अधिक आराम महसूस करते हुए एक सांस में पूरी कहानी बता दी।
साथ ही उन्हें मो जीवे से थोड़ी प्रतिक्रिया मिलने की भी उम्मीद थी। अब जबकि फी नान्यू ने इतना कुछ कहा है, अगर मो जीवे ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया तो यह बहुत अवैयक्तिक लगेगा। चूंकि मामा फी आगे आने को तैयार नहीं है, क्या आपने कभी उपपत्नी युआन को खोजने के बारे में सोचा है? उपपत्नी युआन फी नान्यू की जन्मदात्री माँ थी। वह चाहती होगी कि अब किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए। उपपत्नी युआन के बारे में बोलते हुए फी नान्यू के चेहरे पर नुकसान का भाव दिखाई दिया। उसने ठंडी हंसी दी है। यह वही थी जिसने किसी को मुझे नान क्यूई के साथ बदल देने का आदेश दिया था। अब मुझे यह भी नहीं पता कि इस माँ का सामना कैसे करूं जिससे मैं कभी नहीं मिला हूं। मो जीवे इसे कुछ हद तक समझ सकते थे। वह जो जानता था उसके अनुसार यह उपपत्नी युआन की लापरवाही थी। उसने जन्म देने के बाद अपने बच्चे की ओर देखा तक नहीं और किसी को बच्चे बदलने का आदेश दिया। अब फी नान्यू आखिरकार आज तक जीवित है और उसे अपनी उत्पत्ति के बारे में पता चल गया है, फिर भी उसे उस धोखेबाज के अधीन काम करना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, वे शायद इसे माफ नहीं कर सकते। वह नहीं जानता था कि फी नान्यू को कैसे सांत्वना दी जाए, इसलिए वह बस उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। चीजें एक दिन सामने आएंगी। मो परिवार के दृष्टिकोण से उन्हें उम्मीद थी कि सम्राट शुनवू के जीवित रहते हुए फी नान्यू अपने वंश को पहचान सकते हैं, ताकि नान क्यूई द्वारा मो परिवार को होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके। फी नान्यू कड़वाहट से मुस्कुराए। ऐसा ही हो। मो जीवे वास्तव में इस मामले में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते थे। उसने देखा कि देर हो रही है, उसने कहा, देर हो रही है, मुझे अब निकलना चाहिए। फे नान्यू भी बहुत सतर्क थे। यह देखकर कि वह जाने वाला था, उसने उस खिड़की की ओर इशारा किया जिससे मो जीवे पहले आया था और कहा, तुम्हें फिर से यहां से चले जाना चाहिए। बाहर गार्डों के बीच मुझ पर निगरानी रखने के लिए नान क्यूई द्वारा भेजे गए लोग हैं। उन्हें अपने बारे में पता न चलने दें। मो जीवे ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं परसों रात को फिर तुम्हें ढूंढने यहां आऊंगा। ऐसा कहने के साथ वह खिड़की से हल्के से बाहर निकला और बिना किसी निशान के फी निवास से बाहर निकल गया। वापस आंगन में जहां दक्षिणी लोग रहते थे, पांचवा भाई और छठा भाई उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने एक स्वर में पूछा, क्या वह नौवां भाई है? मो जीवे को पता था कि उसके दो बड़े भाई उसके बारे में चिंतित थे, साथ ही मामले के नतीजे की भी परवाह कर रहे थे। यह मैं हूं, पांचवा भाई, छठा भाई, चलो अंदर बात करने चलते हैं। कमरे में प्रवेश करने पर मो जीवे के पास अपने दो बड़े भाइयों को आज रात क्या निर्णय लिया गया था, इसके बारे में बताने से पहले अपने रात के कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। यह सुनकर कि वे नौवें राजकुमार के जन्मदिन समारोह के अवसर पर फी नान्यू के साथ नौवें राजकुमार की हवेली में घुस सकते हैं, पांचवें भाई और छठे भाई दोनों ने साहसिक कार्य करने के लिए हाथापाई की। नौवें भाई, पांचवें भाई को जाने दो। नौवें भाई, छठे भाई को जाने दो। मो जीवे ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मुझे ही जाना होगा। अपने दो बड़े भाइयों को समझाने के लिए मो जीवे ने समझाना जारी रखा, यह पुष्टि हो गई है कि मास्टर सी मेंग नौवें राजकुमार की हवेली में है। उसे जीवित पकड़ने की कुंजी स्वर्ण पंखों वाली मूर्तिकला है। स्वर्ण पंखों वाली मूर्ति ने मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। मैं इसे मास्टर सी मेंग को खोजने के लिए नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से आदेश दे सकता हूँ। इसके अलावा मुझे संदेह है कि नौवें राजकुमार का सी मेंग पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। नान रुई की तरह शाही खानदान के लोग विदेशी जहरों से प्रतिरक्षित होते हैं, लेकिन यह गारंटी देना कठिन है कि सी मेंग उनके करीबी लोगों को निशाना नहीं बनाएगा। मैं रैन रैन के श्रापों को दूर करने की कुछ तकनीकें सीख रहा हूं और उसने मेरे लिए कुछ मारक गोलियां भी तैयार की हैं। यदि आवश्यक हो तो मैं अब भी मदद कर सकता हूं। लेकिन सी मेंग बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि आप अकेले जोखिम उठाएं, पांचवें भाई ने कुछ अनिच्छा से कहा। मो जीवे को पता था कि अपने दो बड़े भाइयों को अपने साथ राजधानी लाने का उद्देश्य यह था कि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें। वह दिखावा पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब भी उसके भाई एक साथ काम कर सकते थे, वह कभी भी समारोह में खड़ा नहीं होता था। कल चलो एक साथ बाहर जाएं, भाइयों, और नौवें राजकुमार की हवेली के आसपास के इलाके पर एक बार फिर नजर डालें। जब समय आएगा, मैं फी नान्यू के साथ अंदर जाऊंगा, जबकि आप दोनों हमसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करेंगे। एक बार जब हम सफल हो जाएंगे, तो हम सी मेंग को एक साथ बाहर लाएंगे। यह देखकर कि नौवें भाई ने इतना कुछ कहा था, पांचवें भाई और छठे भाई स्वाभाविक रूप से अब और आपत्ति नहीं कर सकते थे। आखिरकार नौवें भाई के पास ऐसी क्षमताएं थी जो उनके पास नहीं थी। ठीक है, फिर कल एक अच्छी योजना बनाते हैं। अगले दिन मो जीवे ने आंगन छोड़ने से पहले तीनों भाइयों का भेष बदला।
यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनका मूल रूप नहीं देखा जा सकता, वे बाहर चले गए। तीनों भाई लंबे समय तक नौवें राजकुमार की हवेली के आसपास घूमते रहे और अंततः यह निर्णय लिया कि पांचवें भाई और छठे भाई अलग हो जाएंगे और दो अलग अलग स्थानों पर खड़े होंगे। हालांकि दो स्थानों पर वे अभी भी एक दूसरे को देख सकते थे। अगर कुछ भी अप्रत्याशित हुआ तो दोनों तुरंत फिर से एकजुट हो सकते हैं। राजकुमार की हवेली छोड़ने पर मोजियुए की स्थिति दोनों बड़े भाइयों को भी दिखाई दे रही थी। इस बात को तीनों भाइयों ने बहुत गंभीरता से लिया। आंगन में लौटने के बाद भी वे अभी भी इस पर चर्चा कर रहे थे, कोई भी मौका न छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अंततः यही वह समय था जब मोजियुए ने फी नान्यू के साथ सहमति व्यक्त की थी। उसने फिर से अपने रात के कपड़े पहने और अध्ययन कक्ष में उपस्थित हुआ। उसी समय बर्फ सफेद सुनहरे पंखों वाली मूर्ति अध्ययन कक्ष की छत पर खड़ी थी, जो किसी भी समय अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार थी। फेई नान्यू कुछ समय से इंतजार कर रहा था और जब उसने खिड़की खुलने की आवाज सुनी तो वह जल्दी से वहां चला गया। युवा मास्टर मो, आप यहाँ हैं। मो जियुए अध्ययन कक्ष में कूद गया। मिस्टर फी, तैयारियां कैसी चल रही हैं? फेई नान्यू ने अपने पीछे की खिड़की बंद कर दी और मो जियुए को डेस्क पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। कल मैं नान क्यूई के साथ जन्मदिन के भोज में जाऊंगा और तुम मेरे साथ नौवें राजकुमार की हवेली में प्रवेश करने के लिए एक गार्ड के रूप में खुद को प्रच्छन्न कर सकते हो। मो जियुए का इरादा बस यही करने का था। उन्होंने मदद के लिए फी नान्यू को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद श्रीमान फी। युवा मास्टर मो बहुत दयालु हैं। मैं बाद में एक गार्ड को बुलाऊंगा जिसे आप बेहोश कर सकते हैं। मो जियुए ने स्वाभाविक रूप से फी नान्यू के निहितार्थ को समझा। ठीक है। फेई नान्यू ने बाहर काले आसमान की ओर देखा, फिर दरवाजा खोला और पुकारा, छाया, यहाँ आओ। उसी समय मो जियुए तेजी से दरवाजे के पीछे छिप गया और अपनी सांस रोक ली। अचानक काले कपड़े पहने एक आदमी अध्ययन कक्ष के अंदर दिखाई दिया। इससे पहले कि वह आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, उसे अपनी गर्दन के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। फेई नान्यू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने फर्श पर फैली हुई आकृति को तिरस्कार पूर्वक देखा। उसने मो जियुए से इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। मेरे दो गार्डों को नान क्यूई ने मुझ पर जासूसी करने के लिए भेजा था। यह उनमें से एक था। नान क्यूई के आसपास लंबा समय बिताने के बाद मो जियुए को पता था कि उसकी हथेली का प्रहार शैडो को कम से कम 2 घंटे तक बेहोश रखेगा। इसलिए उन्होंने फेई नान्यू के साथ खुलकर बातचीत की। नान क्यूई वास्तव में अत्यधिक संदिग्ध है। चाहे वह किसी पर कितना भी भरोसा कर ले, पर्याप्त समय के बाद संदेह सामने आ ही जाता है। हालांकि उसकी एक अच्छी विशेषता है, उसका संदेह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। छाया के बेजान रूप पर नजर डालते हुए उसने आगे कहा, उदाहरण के लिए, किसी को कुछ भी गलत पाए बिना कुछ समय तक निगरानी में रखने के बाद वह उन पर और भी अधिक भरोसा करने लगेगा। जब ऐसा होगा, मिस्टर फी, आपको पैंतरेबाजी करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। हालांकि बुद्धिमान फी नान्यू ने नान क्यूई की कंपनी को मो जियुए के रूप में लंबे समय तक नहीं रखा था। उनके शब्दों से आशा की किरण जगी। फेई नान्यू शुद्ध इरादों से नान क्यूई की सेवा नहीं कर रहा था। यदि उस पर लगातार निगरानी रखी जाती, हर समय सावधानी से काम किया जाता, तो वह अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर पाता। ऐसा लगता था कि भविष्य में उसे नान क्यूई के जासूसों का विश्वास जीतने के लिए उनके सामने और भी अधिक वफादारी दिखानी होगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद यंग मास्टर मो। मैं सावधान रहूंगा। फी नान्यू के धैर्य को देखकर मो जियुए को अनिवार्य रूप से उसकी चिंता होने लगी। लेकिन हमने उसे हरा दिया है, आप नान क्यूई को यह कैसे समझाएंगे? फेई नान्यू ने असहाय होकर आह भरी। मैं कल नौवें राजकुमार के जन्मदिन के भोज में नान क्यूई के साथ जा रहा हूं। उन्होंने शैडो को विशेष रूप से मेरे सलाहकार के रूप में मेरे दर्जे को देखते हुए मेरे परिचारक के रूप में पेश होने का निर्देश दिया। इसके बिना एक से अधिक साथियों को लाने की बात तो दूर, मैं संभवतः सामने के गेट से भी नहीं गुजर पाऊंगा। इसलिए मैं केवल छाया को ही निशाना बना सकता था। कल, चाहे नान क्यूई आपके साथ बातचीत करे या नहीं, आप दोनों ने कम से कम एक दूसरे को देखा होगा। मैं बिना किसी संदेह के पूरे समय उसके साथ रहूंगा। राजकुमार की हवेली छोड़ने के बाद छाया के अचानक गायब होने से नान क्यूई को मुझ पर संदेह करने के बजाय उसकी वफादारी पर संदेह होगा। फेई नान्यू का स्पष्टीकरण सुनकर मो जियुए को कुछ हद तक आश्वस्त महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वह अत्यधिक भावुक थे। फेई नान्यू पहले से ही उसकी जबरदस्त मदद कर रहा था, वह दूसरे को उसकी वजह से और भी अधिक कठिन स्थिति में जाने की अनुमति नहीं दे सकता था।
उस स्थिति में मैं बिना किसी रुकावट के जाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि नान क्यूई को आप पर संदेह ना हो। बोलते समय मो जियुए ने छाया की उपस्थिति की सावधानी पूर्वक जांच की। उसका गहरा रंग, घनी भौहें और उसके गाल और ठोड़ी पर मैल, इनका अनुकरण करना उसके लिए काफी आसान होगा। जैसे ही वह खुद को छिपाने वाला था, फी नान्यू ने पहले ही अध्ययन में एक कैबिनेट खोल दी थी। उसने कई बोतलें और जार निकाले और साथ ही नकली दाढ़ी और मूंछ जैसी कुछ रोएदार चीज भी निकाली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। युवा मास्टर मो, मुझे आपकी सहायता करने की अनुमति दें। मो जियुए को आश्चर्य हुआ कि फी नान्यू के पास ऐसे कौशल थे। चूंकि दूसरे ने पहल की थी, इसलिए उसने मूर्ख का खेल जारी रखने का फैसला किया। हालांकि फेई नान्यू के उपकरण उनकी पत्नी जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन बदलाव के बाद मो जियुए शैडो से अप्रभेद्य थे, कम से कम बारीकी से जांच के बिना। अब एक जैसे काले कपड़े पहने हुए उसके माथे को अस्पष्ट करने से समानता और भी अधिक विचित्र हो जाएगी। अपनी करतूत से संतुष्ट होकर फी नान्यू ने मो जियुए का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। फर्श पर मौजूद आकृति से अपनी समानता की पुष्टि करते हुए उसने सभी कॉस्मेटिक वस्तुओं को तांबे के बेसिन में फेंक दिया और उन्हें आग लगा दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने समझाया, मुझे ऐसी कोई भी चीज छोड़ना पसंद नहीं है जिसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जा सके। उनके कार्यों को देखकर मो जियुए ने सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा की। ऐसा चतुर धूर्त व्यक्ति निश्चित रूप से एक दिन प्रबुद्ध शासक बनने का हकदार था। निस्संदेह इसका स्वयं से कोई लेना देना नहीं था, वह केवल प्रभावित हुआ था। औजारों को निपटाने के बाद फी नान्यू ने छाया की ओर देखा। उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मो जियुए ने समझा कि फी नान्यू के पास स्वयं शरीर से निपटने का अवसर नहीं है और उसे उसकी सहायता की आवश्यकता होगी। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? फी नान्यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसने मेरे लिए छाया में काम करना आसान नहीं बनाया है। मैं आज उसे उसके रास्ते पर भेजूंगा। इसके साथ ही उसने दराज से एक चमचमाता खंजर निकाला और छाया की छाती में घोंप दिया। पहले से ही बेहोश छाया ने घुरघुराहट तक नहीं की, इससे पहले कि उसकी सांसें निकल गईं। फी नान्यू ने मो जियुए पर नजर डाली। मुझे लाश को ठिकाने लगाने के लिए यंग मास्टर मो को परेशान करना होगा। उसने स्टडी रूम के पीछे की खिड़की को धक्का देकर खोला। यहाँ के गार्डों को आज के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। यह सुरक्षित है। स्वाभाविक रूप से मो जियुए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। दोनों फी नान्यू द्वारा अपनी ओर से छाया को मारने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए और केवल एहसान चुकाने के लिए। उसने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया, छाया के शरीर को उठाया और खुली खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। यहाँ मो जियुए के लिए किसी लाश को ठिकाने लगाना मामूली बात होगी। उनकी मुख्य चिंता फेई नान्यू के लिए भविष्य में कठिनाइयां पैदा न करना था। भोर होने में अभी काफी समय था, इसलिए वह शैडो की लाश को अपने साथ फी निवास से बाहर ले गया। भविष्य में परेशानी पैदा न करने के लिए मो जियुए ने छाया की लाश को सबसे तेज गति से फी निवास से निकटतम पहाड़ पर ले जाने के लिए सीधे अपने हल्के मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया और फिर एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। फेई नान्यू में फिर से लौटते हुए लगभग सुबह हो चुकी थी। फेई नान्यू को पूरी रात नींद नहीं आई होगी, फिर भी वह डेस्क पर बैठा रहेगा। यह देखकर कि मो जियुए इतने लंबे समय से बाहर था, उसे पता था कि मो जियुए ने लाश को ठिकाने लगाने से पहले नान क्यूई को संभाल न देने के विचार से उसे बहुत दूर ले जाया होगा। साथ ही मो जियुए पर उनकी निर्भरता और भी मजबूत हो गई। उसके घटिया पिता सम्राट की आंखें वास्तव में बूढ़ी और धुंधली थी। उसने इतने सक्षम मंत्री और भयंकर सेनापति को हजारों मील दूर धकेल दिया और यहाँ तक कि उसे सताने के लिए ऐसे अशोभनीय साधनों का उपयोग भी किया। यदि यह उसके ऊपर होता तो इस तरह के किसी व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान में नहीं रखा जाता। मो जियुए को नहीं पता था कि फी नान्यू क्या सोच रहा था। सौभाग्य से मैंने तुम्हें विफल नहीं किया है। मास्टर फी को भविष्य की परेशानियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फी नान्यू ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया, फिर मो जियुए को एक पैकेज दिया। ये वे कपड़े हैं जो मेरे दल आमतौर पर पहनते हैं, मुझे 9वें सज्जन को परेशान करना होगा। मो जियुए ने कपड़े लिए और जल्दी से उन्हें पहन लिया। जल्द ही सवेरा हो गया। फेई नान्यू ने उपदेश दिया, छाया ने हमेशा नान क्यूई के सामने अपना सिर नीचा रखा है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करो। अगर नान क्यूई मेरे बारे में पूछती है तो बस यह संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाओ कि मैंने इन दिनों कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है, मो जियुए ने उत्तर दिया। नान क्यूई और फी नान्यू सुबह की अदालत के बाद, यानी चेन समय से पहले, 9वें राजकुमार की हवेली में जाने के लिए सहमत हुए थे।
फेई नान्यू ने बाहर से आदेश दिया कि वह भूखा है और उसने रसोई में और नाश्ता तैयार करने और उसे अंदर भेजने के लिए कहा, लेकिन किसी को भी इस पर संदेह नहीं हुआ। नाश्ता करने के बाद ही दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। जैसे ही वे अध्ययन के दरवाजे से बाहर निकले, मोजियुए ने लिटिल व्हाइट को हाथ हिलाकर संकेत दिया, जब फी नान्यू ध्यान नहीं दे रहा था, और उसे उसके करीब रहने का संकेत दिया। लिटिल व्हाइट बहुत आज्ञाकारी था। अपने मालिक को अपनी ओर इशारा करते देख उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ गया, उससे ज्यादा दूर नहीं मंडराया। आखिरकार फेई नान्यू अभी भी नानक्यूई का अधीनस्थ था। काम काज पर भी उसका पीछा करते समय थोड़ा पहले पहुंचना बेहतर होगा। इसलिए मो जीवे के साथ नाश्ता करने के बाद और यह देखने के बाद कि लगभग समय हो गया है, फी नान्यू फी निवास से निकल गए। फी नान्यू इस बार केवल मो जियुए को अपने साथ लाया था और अन्य सभी गार्ड निवास पर रुके थे, इसलिए मो जियुए को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसकी हरकतें उसे रास्ते में ही धोखा दे देंगी। जब वे 9वें राजकुमार की हवेली में पहुंचे तो पहले से ही मेहमान एक के बाद एक हवेली में प्रवेश कर रहे थे और दरवाजे पर प्रबंधक उत्साहपूर्वक उनका स्वागत कर रहा था। नान क्यूई की प्रतीक्षा करने के लिए फी नान्यू ने तुरंत प्रवेश नहीं किया, लेकिन 9वें राजकुमार की हवेली के मुख्य द्वार से कुछ दूर मो जियुए के साथ खड़ा रहा। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद नान क्यूई आखिरकार आ गई। उसे दूर से देखकर मो जियुए लगभग उसे पहचान नहीं पाया। नान क्यूई स्पष्ट रूप से बहुत मोटा था और उसके आसपास अनुयायियों और रक्षकों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी, जो दर्शाता है कि वह अब वास्तव में संपन्न था। उसे आते देख फी नान्यू जल्दी से मुट्ठी बांधे हुए सलाम करने के लिए आगे आई। प्रिंस नान। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर नान क्यूई ऊंचा और शक्तिशाली लग रहा था। ठीक है, शिष्टाचार से छूट। इस रवैये के साथ वह उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होना चाहिए जिसे मो जियुए पहले जानता था। बात समझ में भी आती थी। एक बार जब किसी व्यक्ति को लगे कि वह जीवन के शिखर पर पहुंच गया है, तो यह अपरिहार्य था कि वह अहंकारी हो जाए। संभवतः नान क्यूई कोई अपवाद नहीं था। अब वह पूरे दरबार के नागरिक और सैन्य अधिकारियों की चापलूसी करने लगा था और पूरी तरह से खो गया था। इसी तरह मो जियुए ने भी फी नान्यू के साथ नान क्यूई को सलाम किया। जैसा कि अपेक्षित था, नान क्यूई को अभी भी फी नान्यू पर भरोसा नहीं था। जैसे ही वे सीधे हुए, उनकी नजर अनायास ही मो जियुए पर पड़ी। मो जियुए ने हर समय अपना सिर नीचा रखा, लेकिन वह अभी भी अपनी आंख के कोने से नान क्यूई की हरकतों को देख सकता था। इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जैसा कि फी नान्यू ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। निश्चित रूप से नान क्यूई ने उसका संकेत देखने के बाद अपनी नजरें घुमा ली। मास्टर फी ने लंबे समय तक इंतजार किया होगा। अब हवेली में प्रवेश करने के लिए जेन के साथ आए। फी नान्यू ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और मो जियुए को नान क्यूई के पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। नान क्यूई आखिरकार दाशुन के राजकुमार थे और उन्हें भविष्य के सम्राट के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। 9वें राजकुमार की हवेली में जन्मदिन का दौरा करते समय उनके लिए अधिक लोगों को अपने साथ लाना अनुचित नहीं था। इसलिए वह लोगों के एक समूह को 9वें राजकुमार की हवेली में ले गया और किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सदियों से चले आ रहे नियमों के अनुसार गुरु मुख्य प्रांगण के मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकता था, जबकि साथ लाए गए दल को अलग अलग स्थानों पर तैयार करके व्यवस्थित करना पड़ता था। एक बार जब मालिक को किसी चीज की आवश्यकता होती तो उन्हें विशेष रूप से सूचित करने के लिए कोई होता। हालांकि नान क्यूई अब अहंकारी हो गया था, लेकिन वह सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे नियमों को नहीं तोड़ता था। वह केवल फी नान्यू को अपने साथ मुख्य प्रांगण के मुख्य हॉल में ले गया। मो जियुए का नेतृत्व उन लोगों के साथ किया गया जो नान क्यूई द्वारा पश्चिम की ओर एक छोटे से प्रांगण में लाए गए थे। यह स्थान पिछले आंगन के अपेक्षाकृत निकट था। मो जियुए को डर था कि लिटिल व्हाइट जल्दबाजी में सामने आएगा और उन्हें चौंका देगा, इसलिए राजकुमार के आदमियों के साथ जाने से पहले उसने लिटिल व्हाइट को थोड़ा ऊपर उड़ने और अपने स्थान पर नजर रखने का संकेत दिया। जब वह छोटे से आंगन में पहुंचा तो वहां पहले से ही रईसों के कई अनुयायी इकट्ठे थे और जो लोग परिचित थे वे आपस में बातें करने लगे थे। मो जियुए को एक कोना मिला और वह एक चट्टानी चट्टान पर बैठ गया। उसने आदतन चारों ओर देखा और पाया कि ऊंचे पेड़ों पर एक दर्जन से अधिक छिपे हुए गार्ड छिपे हुए थे। सिद्धांत रूप में भले ही मेहमान अपने साथ छिपे हुए गार्ड लाए हों, गार्ड भी इन परिचारकों पर नजर रखने के लिए यहाँ व्यवस्था करने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए अपने मालिकों के आसपास छिपेंगे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोगों को मेहमानों द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि 9वें राजकुमार की हवेली द्वारा व्यवस्थित किया गया था। मो जियुए को यह बहुत संदिग्ध लगा।
भले ही नौवें राजकुमार ने जन्मदिन का भोज आयोजित किया हो और सुरक्षा के लिए हवेली में छिपे हुए गार्डों की व्यवस्था की हो, लेकिन वह उन्हें यहाँ व्यवस्थित नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि ये लोग गुप्त रूप से सी मेन की रक्षा कर रहे थे। जितना अधिक मो जीवे ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि उसने सच्चाई को समझ लिया है। उसने ध्यान से देखा कि वे छिपे हुए रक्षक कहाँ छिपे हुए थे और योजना बना रहा था कि उन्हें एक ही बार में कैसे नीचे गिराया जाए, ताकि वह भी अवसर का लाभ उठाकर बाहर जा सके और चारों ओर खोज कर सके। उसकी पत्नी ने उसे जो एनेस्थेटिक गन दी थी, वो सबसे अच्छा काम करती थी। बात बस इतनी है कि वो चीज इस्तेमाल करने पर बहुत शोर करती थी, और जैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, वह उन्हें चौंका देती थी, इसलिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। मोजीवे ने अपनी आस्तीन के नीचे बंधे छोटे आस्तीन वाले तीरों को देखा। ये आस्तीन वाले तीर लगातार 10 तीर चला सकते थे। भले ही उसकी शूटिंग सटीक थी, फिर भी वह अधिकतम 10 छिपे हुए गार्डों को ही बाहर निकाल सका। अभी भी 2 लोग बचे थे। यदि उन्हें उसी समय हल नहीं किया जा सका, तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। सी मेन की सतर्कता से न केवल उसकी योजना विफल हो जाएगी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे डर था कि सी मेन उसे ढूंढने से पहले ही भाग जाएगा। चूंकि यह मामला था, उसके पास अपनी पत्नी द्वारा दी गई एनेस्थेटिक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो जीवे ने देखा कि 6 छिपे हुए गार्डों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत करीब थी, और यह इस छोटे से आंगन के सबसे करीब की जगह भी थी। उन्होंने सबसे पहले उन 6 लोगों से शुरुआत करने का फैसला किया। अपना मन बनाकर शौचालय जाने के बहाने मो जीवे छोटे आंगन के पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। सौभाग्य से यहाँ बहुत सारे लोग थे, और उन छुपे हुए गार्डों ने अकेले उस पर ध्यान नहीं दिया। इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि वह जानबूझकर उनकी नजरों से भी बचता था। छोटे से आंगन को छोड़ने के बाद मो जीवे जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, और अपनी आस्तीन में अर्ध स्वचालित क्रॉसबो का निशाना उन 6 छिपे हुए गार्डों पर लगाया, जिन्हें उसने पहले बाहर निकालने की योजना बनाई थी। यह कहा जाना चाहिए कि इस क्रॉसबो की शक्ति और गति ने वास्तव में उसके लिए चीजें आसान बना दी। पलक झपकते ही जिन 6 छिपे हुए गार्डों को निशाना बनाया गया, उनके माथे में तीर लगा और वे मर गए। जैसे ही उनके शरीर अस्थिर रूप से हिल रहे थे और पेड़ों से गिर रहे थे, मो जियुए ने पहले से ही अन्य 4 छिपे हुए गार्डों पर क्रॉसबो का निशाना बनाया था। उसी परिणाम के साथ उन 4 छिपे हुए रक्षकों को अभी भी नहीं पता था कि मरने से पहले क्या हुआ था। हालांकि मो जीवे तेज थे, एक पंक्ति में 10 छिपे हुए गार्डों को मारने से निश्चित रूप से शेष 2 सतर्क हो जाते अगर वे अभी भी गार्ड बनने के योग्य होते। बचे हुए 2 छिपे हुए गार्डों को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वे तुरंत पेड़ों से नीचे कूद गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, पाउडर का एक बैग बिखेरते हुए मो जीवे की आकृति तेजी से उनके सामने चमकी। इसी तरह दोनों बिना किसी धारणा के ढह गए। मो जीवे ने कोई दया नहीं दिखाई और उन्हें खत्म करने के लिए खंजर निकाल लिया। इन गार्डों का छिपने का स्थान सुदूर था, और हालांकि मो जीवे की सिलसिलेवार गतिविधियों ने किसी को भी सतर्क नहीं किया, भारी सुरक्षा वाले 9वें राजकुमार की हवेली के अंदर इतनी सारी लाशें होने के कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी से अनिवार्य रूप से सुराग सामने आ जाएंगे। पास में ही एक परित्यक्त कृत्रिम झील थी, और कोई भी उसके चारों ओर घूमता नहीं दिख रहा था। मो जीवे ने बेपरवाही से सभी लाशों को नदी में फेंक दिया। जब तक वह सफलतापूर्वक श्री सी मेन को पकड़ सकता था और 9वें राजकुमार की हवेली को छोड़ सकता था, भले ही लाशें सतह पर तैरती थी और खोजी जाती थी, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। इससे निपटने के बाद मो जीवे ने उस स्थान की ओर जाने से पहले फिर से ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, जहां उसने उस दिन सितार की आवाज सुनी थी। हालांकि मो जीवे कई वर्षों से राजधानी में थे, यह 9वें राजकुमार की हवेली में उनका पहला मौका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 9वें राजकुमार की हवेली में इतनी उजाड़ जगह होगी, क्योंकि उसके सामने पहले से ही घास फूस का एक ढेर था, जिनमें से कई तो एक आदमी से भी लंबे थे, जिससे पता चलता था कि किसी ने इस जगह की देखभाल नहीं की थी। यदि दिशा की उसकी तीव्र समझ न होती, तो उसे यह भी संदेह हो जाता कि वह गलत जगह पर चला गया है। सौभाग्य से मो जीवे को घास फूस के बीच से कुछ ही दूरी पर एक आंगन दिखाई दे रहा था, जो दूर से बहुत जीर्ण शीर्ण लग रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वही होना चाहिए जहां श्री सी मेन थे, बहुत छिपा हुआ। यदि उस दिन कुछ गलत न खोजा गया होता, तो यहाँ किसी के छिपे होने की कल्पना करना कठिन होता। मो जीवे ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। खरपतवार के बीच चलकर शोर मचाने से बचने के लिए वह किनारे पर चला गया। खरपतवार से बाहर निकलने के बाद यह अचानक विशाल महसूस हुआ। हालांकि आंगन थोड़ा जर्जर लग रहा था, फिर भी उसे साफ कर दिया गया था।
और निरीक्षण से पता चला कि आसपास कोई छिपा हुआ गार्ड नहीं था। मो जियुए ने अनुमान लगाया कि जिन दर्जन भर गार्डों से उसने अभी अभी निपटा था, उन्हें श्री सी मेन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। शायद किसी कारण से वे यहाँ बहुत करीब नहीं पहुंच सके, इसलिए वे बचाव के लिए आवश्यक रास्ते पर रुके रहे। मो जियुए ने ध्यान से आंगन की ओर बढ़ते हुए अपने मन में विश्लेषण किया। अचानक उसके सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और दो लोग अंदर से बाहर निकले। उनमें से एक दाशुन राजवंश का 9वां राजकुमार था और दूसरा पिछली बार देखी गई झलक की तुलना में बहुत अंतर नहीं था। सफेद वस्त्र पहने हुए, पतला शरीर, सिर के पीछे सफेद बाल और बाहर जाते समय एक महिला जैसी टोपी पहनी हुई थी। चिंता न करें सर, यह राजा यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी जहरीले कीड़ों का आज उपयोग हो। 9वें राजकुमार का स्वर उत्साह से भरा था, जबकि उसने कई छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें अपनी छाती में दबा ली थी। श्री सी मेंग ने टोपी पहनी थी, इसलिए मो जियुए उनकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, लेकिन उनका स्वर उदासीनता और अलगाव से भरा था। ऐसा होने के बाद दाशुन राजवंश मूल रूप से आपका होगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सर। जब यह राजा उस पद पर आसीन होगा, तो आप दाशुन के सबसे सम्मानित शाही शिक्षक होंगे। 9वां राजकुमार चापलूसी करता रहा। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब 9वां राजकुमार सफल होगा, श्री सी मेंग ने अभी भी बिना किसी गर्मजोशी के ठंडे स्वर में कहा। हालांकि मो जियुए अपने शब्दों में अर्थपूर्ण अर्थ महसूस कर सकते थे। 9वें राजकुमार ने श्री सी मेंग को मुट्ठी बांधकर सम्मानपूर्वक सलाम किया। चिंता न करें श्रीमान, यह राजा कई वर्षों से इस दिन के लिए ताकत जमा कर रहा है और कोई भी गलती नहीं कर सकता है। श्री सी मेंग ने सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 9वें राजकुमार की पीठ को देखते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे और वह धीरे धीरे चले गए, विचारों में खो गए। यहाँ तक जब 9वें राजकुमार की आकृति दृष्टि से ओझल हो गई, तब भी श्री सी मेंग अपनी जगह पर खड़े रहे। यह पुष्टि करने के लिए कि उसे गलत व्यक्ति नहीं मिला है, मो जियुए ने लिटिल व्हाइट को आकाश में हमला करने का आदेश दिया। लिटिल व्हाइट ने तुरंत श्री सी मेंग को लक्ष्य बनाकर दूर से उड़ान भरी। जैसे ही श्री सी मेंग वापस कमरे में जाने वाले थे, वह अचानक रुक गए और आकाश की ओर देखने लगे। प्रिय, तुम वापस आ गए। इस समय उसने पहले 9वें राजकुमार के प्रति जो शीतलता दिखाई थी, उसकी तुलना में उसके स्वर को स्नेहपूर्ण बताया जा सकता है। इसके बाद मो जियुए ने उसे अपना हाथ फैलाते हुए लिटिल व्हाइट को उस पर उतरने के लिए इशारा करते हुए देखा। मो जियुए का संकेत प्राप्त करने के बाद लिटिल व्हाइट ने स्वाभाविक रूप से पूरा सहयोग किया। हवा में बहुत तेज चीख के साथ एक बर्फ सफेद आकृति धीरे धीरे उस फैली हुई भुजा पर आकर गिरी। मिस्टर सी मेंग ने प्यार से उसके बर्फ सफेद पंखों को सहलाना चाहा, लेकिन लिटिल व्हाइट ने इस समय अपने पंख फैला दिए। लिटिल व्हाइट के लिए अब श्री सी मेंग एक भयावह अजनबी थे। श्री सी मेंग ने सोचा कि लिटिल व्हाइट उनके अलग रहने के दौरान किसी बात से चौंक गया था और उसे इस बात का संदेह नहीं था कि उसका कोई नया मालिक है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, बहुत धैर्यपूर्वक उसके पंखों को चिकना करने में मदद की। तभी सामने आंगन से पटाखों की तेज आवाज आई। मो जियुए के मन में अचानक प्रेरणा की किरण चमकी, वह जानता था कि यह उसका मौका था। ऐसे कपटी व्यक्ति से निपटने में वह पिछली बार जैसी गलती नहीं कर सका और पकड़े जाने पर उसे भागने का मौका नहीं दे सका। मो जियुए ने मिस्टर सी मेंग को निशाना बनाते हुए अपनी छाती से एक ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली। पटाखों के शोर की पृष्ठभूमि में मो जियुए ने ट्रिगर खींच लिया। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट श्री सी मेंग के बाएं कंधे पर सटीक रूप से लगा। इस समय लिटिल व्हाइट ने भी अपने मालिक के पास वापस उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए। यह कहना होगा, यह श्रीमान सी मेंग वास्तव में असाधारण थे। अन्य लोग ट्रैंक्विलाइजर डार्ट की चपेट में आने के बाद तुरंत गिर जाते थे, लेकिन नीचे गिरने से पहले उसके पास अभी भी मो जियुए की दिशा में देखने की ऊर्जा थी। मो जियुए को ट्रैंक्विलाइजर गन की शक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। अपने कार्य को पूरा होता देखने के बाद उन्होंने लिटिल व्हाइट को सुरक्षित दूरी तक उड़ान भरने का आदेश दिया, जबकि वह श्री सी मेंग के पास तेजी से पहुंचे। उसे उस व्यक्ति को ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि सबसे पहले वह देखने के लिए उसके कमरे में घुस गया। कमरा बहुत साफ सुथरा था। कुछ दैनिक साज सामान के अलावा और कुछ नहीं था, उस प्रकार के जहरीले कीड़े और औषधि भी नहीं जो अपने जीवन की रक्षा के लिए उनका उपयोग करने वालों के पास होती। जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही अधिक मो जियुए को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों का उपयोग करता है, वह इन्हें अपने आसपास कैसे नहीं रख सकता। वह ऐसे ही हार नहीं मानना था। अनुभव पर भरोसा करते हुए उसने आसपास की दीवारों और अलमारियों को खटखटाया, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ।